जैसे वेस्टर्न और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नॉर्म्स अलग अलग हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है। और सनातन संस्कृति का नमस्ते देखिए कितना शानदार चीज है। दिन में भी हम आपका आदर करते हैं, रात में भी आदर करते हैं, जब भी। एक पीडीएफ है उसको। एग्जाम को क्लियर करने के लिए ना सारे फैक्ट्स आप सारे लोग जानते होंगे, थोड़ा आत्मबल का भी जरूरत, ठीक है। एक चीज आप लोग जरूर इंश्योर करिएगा कि जैसे 30 सितंबर को बीपीएससी है ना, तो कम से कम एक हफ्ता पहले मोटे तौर पर 2 बार आपका रिवीजन कंप्लीट, ठीक है। लास्ट एक वीक में करंट अफेयर्स तो देख सकते हैं, बट और किसी चीज को बहुत देखने का प्रयास मत करिए, ठीक। इसलिए मत देखने का प्रयास करिए, गुड, ठीक है। तो इसलिए देखने का प्रयास मत करिएगा ना, क्योंकि करंट अफेयर्स तो नई चीजें होती हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कई बार आप लोगों ने राष्ट्रपति, गवर्नर, ये सब सब सुना हुआ होगा। तो अगर एक हफ्ता पहले इन सारी चीजों को पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे तो आप ही लोगों के लिए चीजें बढ़िया होंगी, ठीक है। एग्जाम से एक दिन पहले कुछ भी, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ेंगे तो मैथ्स वैथ्स के पेपर में क्या होता है, 4-10 फॉर्मूले होते हैं, और 4-10 फॉर्मूलों को रिवाइज करना बहुत आसान है। लेकिन मैथ्स वाला पेपर ये नहीं है। जनरल स्टडीज में यू विल फाइंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ फैक्ट्स, राइट। तो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि आप एक हफ्ते में इन सारे फैक्ट्स को, एक दिन में इन सारे फैक्ट्स को रिवाइज कर लें। तो क्यों ना हम इतने अच्छे तरीके से पढ़ रखे हों कि पहले ही मेरा सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। तो एक दिन पहले पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, और दिमाग में, आपका दिमाग आपके लिए बहुत शानदार काम करता है, उसने व्यवस्थित करके चीजों को, जिस जगह को जहां पर रखना है उसको रखा हुआ है। उसमें से अनावश्यक चीजों को छेड़ने का प्रयास मत। दूसरा चीज, एग्जाम के दिन उठिए, आईने में अपने को देख करके बोलिए कि हमको बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट होकर पेपर देने जाएंगे, 5 नंबर आपके बढ़ेंगे। और अगर सोच के जाएंगे अरे मेरा एग्जाम क्लियर होगा नहीं होगा, टफ पेपर आएगा, आसान पेपर आएगा, इन सब बेकार की बातों में पढ़ेंगे तो 5 नंबर जरूर। जो आपको आता है वो आता है, जो नहीं आता है सो नहीं आता है। क्यों ना वहां पर हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाए। दूसरा, एक और अच्छी स्ट्रेटजी होता है एग्जाम को क्लियर करने का। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आप लोग देखते हैं कि नहीं, बीपीएससी देखते हैं। बीपीएससी और यूपीएससी का वन लाइनर कम से कम क्वेश्चन आप यूपीएससी का भी देख करके जाइएगा। पिछले बार 20-22 क्वेश्चन, पहला चीज। दूसरा चीज, बीपीएससी हर दूसरे तीसरे साल बहुत सारे फैक्ट्स को रिपीट, ठीक है। उन सारे क्वेश्चंस को अगर आप छोड़ रहे हैं तो बहुत बड़ी है। हर दूसरे साल ये लोग पूछता है कि महात्मा गांधी को चंपारण लेकर के आने वाला कौन सा व्यक्ति था, राजकुमार सो, किस गांव के थे, ठीक है। किस गांव के थे पता है आप लोगों को, मुरली भरा हुआ कोई गांव है उससे थे, ठीक है। जयप्रकाश बाबू का गांव हर दूसरे साल तीसरे साल ये लोग पूछ देते हैं, सिताब दियारा के थे, ठीक है। राजेंद्र बाबू का गांव पूछ देते हैं, जीरादेई के, ठीक है ना। या रामधारी सिंह दिनकर साहेब सिमरिया के थे, ठीक है। तो इस तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन बीपीएससी बहुत पूछता है। 1857 के नायक कौन थे, ठीक है। पटना में किन्होंने रिवोल्ट किया, पीर अली साहब ने, राइट। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन भी यूपीएससी का, अगर वन लाइनर आप देख के जाएंगे तो 20-25 क्वेश्चन मिलेगा, और बीपीएससी से भी 4-5-6 क्वेश्चन आपको मिल। अंग्रेजी में जो एक फ्रेज होता है लो हैंगिंग फ्रूट, लो हैंगिंग फ्रूट मतलब बहुत आसान आसान ये क्वेश्चन है, अगर इनको अगर आप छोड़ रहे हैं तो सामने वाले को क्लियरली आप एज दे रहे हैं, ठीक है। एक चीज, जो मैथ्स वाले 10 क्वेश्चन है ना, उन 10 क्वेश्चन को भी आप लोगों की मैथ्स अच्छी ही होगी, लेकिन अगर नहीं भी अच्छी है उतनी तो भी अभी से थोड़ा प्रयास करेंगे तो 7-8 क्वेश्चन बहुत इजीली, ठीक है। क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होता है ना, वैसा 10th लेवल का वो क्वेश्चन,
प्रॉफिट एंड लॉस पूछते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस पूछते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पूछते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछते हैं, नंबर का जो सीरीज होता है उसको पूछते हैं। तो अब आप सोचिए ना कि अगर 10 क्वेश्चन में कोई सा भी सेलेक्ट होने वाला व्यक्ति होगा ना, तो 9 या 10 में 10 लेकर के आ रहा होगा। फर्स्ट कंडीशन में 8 तो जरूर ले। आप सोचेंगे कि मैथ्स वाला सेक्शन मेरा अच्छा नहीं है, हम 4-5 नंबर ही लाते हैं। ये 4 नंबर का जो मार्जिन है ना, इसको आप जीएस के किसी और पेपर में सोचेंगे कि हिस्ट्री में इसको हम न्यूट्रलाइज कर देंगे, ऐसा उतना आसान नहीं। हिस्ट्री आपको आता है तो सामने वाले को भी आता है, पॉलिटी आपको आता है तो सामने वाले को भी आता है। अच्छा, मैथ्स जिनको आता होगा उनका एक एब्सोल्यूट आंसर होगा, एब्सोल्यूट आंसर होने के कारण वो सही आंसर। ठीक है, एक चीज तो हुआ कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स पेपर को जरूर देख के जाएंगे। लास्ट ईयर के पेपर से थोड़ा आप लोग स्पेक्युलेट करने का प्रयास करेंगे। इस बार का पेपर आसान है, उसी लेवल का है जिसका 69th बीपीएससी का जो लेवल था, लेवल का है, उससे टफ है या उससे आसान है। ठीक है, लेट से पिछली बार कट ऑफ गया है 91.67। अगर उसी स्टैंडर्ड का पेपर है तो फिर कट ऑफ यही जाएगा। उससे टफ है तो 5 नंबर कम जोड़ लीजिए, फिर 92 में 5 कम करके 87, और आसान पेपर है तो 90 से। एक चीज, दूसरा चीज ये हुआ कि कंपटीशन भी तो साल दर साल बढ़ रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली किसी भी एग्जाम का कट ऑफ आप देखेंगे 5 नंबर ऊपर ही जा रहा है। तब उसके बाद अगर आसान है या मॉडरेट है या टफ है, सब में 5 नंबर देंगे। ठीक है, और आपको सेफ जोन में भी तो रहना है ना। सेफ जोन कहने का मतलब ये हुआ कि आप क्या ऐसा सिचुएशन को फेस करना चाहते हैं क्या कि एग्जाम दे करके आए और 1 महीना तक इसी डिलेमा में रहें कि मेरा एग्जाम होगा नहीं होगा, मेंस की तैयारी करें या नहीं करें। ये भी तो एक बात है ना। बहुत सारे लड़के इस द्वंद में ही अपना मेंस खराब कर लेते हैं, अंतों तो उनका हो भी जाता है, लेकिन वो इस डिलेमा में रह जाते हैं कि भैया मेरा मेंस होगा नहीं होगा, पढ़ें नहीं पढ़ें, लिखने का फायदा है या नहीं फायदा है। तो 5-5 नंबर और जोड़ लेंगे अपने को सेफ रखने। ठीक है, यानी अगर उसी स्टैंडर्ड का पेपर है तो इतना अच्छा पढ़ें कि 102 नंबर लाएं, टफ है पिछली बार से तो भी हम 97 लाएं, और आसान है तो 107 नंबर तो लाएं ही लाएं। एक बार तो बीपीएससी का कट ऑफ 111 गया हुआ है ना, ठीक है ना, 111 या 113 था, सब 13 था। ठीक है, तो इतने मार्क्स हमको लाने चाहिए। थोड़ा 5 मिनट पेपर को देखेंगे, 5 मिनट पेपर एनालाइज करने के बाद अगर उसी स्टैंडर्ड का पेपर लग रहा है तो 102, और अगर आपको लग रहा है कि टफ पेपर है तो 97 हमको लाना है, और आसान पेपर है तो 107 लाना है। एक चीज, दूसरा चीज कि पेपर में ना कभी भी क्वेश्चन नंबर 1 से ही जरूरी नहीं है कि आपको शुरू करना चाहिए। ठीक है, पेपर एक बार घुमा करके देखिए, जहां पे भी 4-5 आपको आसान क्वेश्चन दिख रहे होंगे ना, वहां से आपको शुरू कर। ठीक है, आपका भी मोरल बूस्ट अप होगा। पता चला पहले नंबर क्वेश्चन में ही उन लोगों ने जानबूझ के डिफिकल्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपका मोरल ऐसे ही नीचे चला गया कि अरे इन 4 क्वेश्चन में हमको, राइट। इससे बेहतर है जहां पे भी आपको आसान क्वेश्चन, वहां से आप लड़ना शुरू। अब एक और चीज है कि इतने इतने मार्क्स भी कैसे लाएं, 102, 97 और 107 नंबर भी हम कैसे ले। ठीक है, तो हर आदमी को एब्सोल्युटली इतने क्वेश्चन तो जरूरी नहीं है आते ही आते हो। ठीक है, हो सकता है कि आपको एब्सोल्युटली 70 क्वेश्चन ही आते हो, और कोई सा एक व्यक्ति है जिसको एब्सोल्युटली आपको 90 क्वेश्चन। आप इन दोनों में से जिस भी क्राइटेरिया में अपने को फुल करते हैं उसके हिसाब से फिर आपको वहां पर स्ट्रेटजी बदलनी। लेट से 90 नंबर आपको ऐसे ही आ रहे हैं, और फिर आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए और 12 नंबर का जरूरत। एक चीज हुआ, और लेट से आपको 70 नंबर ही आ रहे हैं, तब तो आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए 32 नंबर आपको चाहिए। ठीक है,
तो आप एक बार वहां पर पेपर को एनालाइज करके देखिएगा और बताइएगा कि क्या हमको 32 नंबर चाहिए या क्या हमको 12 नंबर चाहिए। अगर आपको 12 नंबर ही चाहिए तो 90 सवाल तो ऐसे होंगे जो कि आपको एब्सोल्युटली आ रहे हैं, कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें 2 ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर पाएंगे और कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे। फाइनली आपको 3 और यहाँ फाइनली 2 में से एक एलिमिनेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे अगर 1920 में लेट से तिलक साहब की मृत्यु, तो 1927 के किसी मूवमेंट में तो उनको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी स्ट्रेटजी अपना करके आप क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट। अगर आपको 12 नंबर ही चाहिए तो कहें आप बहुत ज्यादा रिस्क लेंगे, इन 2 बचे हुए में से लेट से वो बचा हुआ ए सी हो सकता है, बी सी हो सकता है, सी डी हो सकता है, या जो भी ऑप्शन। अगर सेफली अगर आपको 12 नंबर ही चाहिए, ठीक है, तब तो अगर इसमें से केवल ऊपर वाले या केवल नीचे वाले को पकड़ करके भी आप ऑप्ट करेंगे तो बाय लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी मोर और लेस 50% आपके क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है, अगर ठीक तरीके से आपने एलिमिनेट किया है तो, ठीक है। 45% भी हो सकता है, 55% भी हो सकता है। तो इस स्ट्रेटजी को अगर यहां पर आप लगाएंगे ना तो 12 नंबर लाने में आपको कहीं से भी कोई क्या नहीं, ठीक है। और अगर लेट से आपके 70 ही एब्सोल्युटली सही हो रहे हैं और तब आपको 32 नंबर चाहिए, तो 32 नंबर तो ये स्ट्रेटजी आपको नहीं दे पाएगा। तब जो बोलते हैं ना, एक मूवी है रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर, एक बड़ी लाइन यूज है, बोलता है उसमें का नायक की रिस्क तो स्पाइडरमैन को लेना पड़ता है, हम तो सामान्य आदमी। तब जो भी 2 आपने एलिमिनेट कर रखा है उसमें से जिसको भी आप ज्यादा लाइक कर रहे हैं, तो भी आपकी इनर कॉन्साइंस आपको अलाउ कर रही है, ये इसका ऑप्शन ज्यादा हमको सही लगता है, उसको आप ऑप्ट करेंगे। मां भगवती की कृपा हुई तो आपकी क्लियर हो, ठीक है। ये एक स्ट्रेटजी ठीक ठाक सा है मेरे हिसाब से, ठीक है, ठीक है। तो यहां तक की चीजें हम लोगों ने देख रखी थी, कुछ जेम्स प्रिंसेप तक की कहानी देखी हुई थी। और जेम्स प्रिंसेप के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि ये व्यक्ति पहली बार अपने अभिलेखों को पढ़ने में असफल रहा था। पहली बार इसने बताया कि मैंने किसी और राजा के बारे में पढ़ा है, क्लर्कियल पोस्ट पर यह काम करता था और ग्रेजुअली 1837 में इस व्यक्ति को सफलता मिली है आपको अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में। ईयर भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है, व्यक्ति का नाम भी पूछा हुआ है, ठीक है। और कोई सा भी आदमी अगर इतने इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ देगा तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा प्रमोशन वगैरह मिलेगा, ठीक है ना, तो आगे जाकर के इसको फर्दर प्रमोट भी कर दिया जाता है, ठीक है। और एक लास्ट हम लोगों ने चीज देखी हुई थी कि समुद्रगुप्त का कोई प्रयाग प्रशस्ति है। हाउएवर एग्जाम में अगर समुद्रगुप्त का नाम आपको नहीं मिले और अशोक का नाम ही आपको देखने को मिले तो आपको अशोक को भी ऑप्ट करना है। याद है यहां तक की चीजें, ठीक है। यहां पर ऐसी कोई चीज नहीं लिख रखी है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। किताबें भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं किसी भी इतिहास को पढ़ने के लिए, और खास तौर से अगर कोई विदेशी व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ कोई अकाउंट है तो माना जाता है कि वो और न्यूट्रल होगा, वो और सच्चा होगा, ठीक है। जैसे अगर कोई कवि है रवि कीर्ति, अगर वो पुलकेशिन द्वितीय की तारीफ में कुछ लिखता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम आप ही के यहाँ हम नौकरी कर रहे हैं तो आपके बारे में बढ़ा चढ़ा करके चीजों को लिखेंगे ही। लेकिन वही फाहियान या आपको कोई और सा इत्सिंग जैसा कोई विदेशी यहाँ आता है, मैगस्थनीज आता है, तो उससे कम से कम हम लोग अपेक्षा इस चीज की करते हैं कि वो व्यक्ति न्यूट्रल होकर के चीजों को लिख रहा होगा, ठीक है। दुनिया की सबसे पहली लिखी गई या कॉम्पाइल्ड किताब के तौर पर आप ऋग्वेद को जानते हैं, ठीक है। और इसकी रचना किस कालखंड में की गई है तो लगभग 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच की गई है, और इसीलिए इस कालखंड को हम लोग क्या बोलते हैं तो ऋग्वेदिक कालखंड बोलते हैं, ठीक है।
एग्जाम में पूछता है ऋग्वेद की रचना किस समय, तो 1500 और 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, रीजन क्या है कि जो हड़प्पा संस्कृति है इसका मोटे तौर से कालखंड माना जाता है 2500 से लेकर के 1750 बीसी तक। और इस कालखंड में ऐसा माना गया कि देश के इतिहास लेखन का एक तो कबाड़ा कर दिया आपको लेफ्ट वाले इतिहासकारों ने। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, माउंड ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। अब लेफ्ट ओरिएंटेशन वाले इतिहासकारों ने बताया कि आर्यंस इस देश में आए हैं और आर्यंस ने क्या किया है कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं हड़प्पा वाले, उन लोगों को बड़ी संख्या में मार दिया। लेकिन आगे जब साइंस का और डेवलपमेंट होता है तो उन स्केल्टन्स की स्टडी करके ये बताया गया कि जो भी स्केल्टन्स मिले हैं उन स्केल्टन्स में से किसी के ऊपर कट मार्क नहीं है। लड़ाई झगड़े में अगर कोई व्यक्ति मरा होगा तो उस पे तलवार चला होगा, फरसा चला होगा, उसके कट मार्क्स हड्डियों तक जाएंगे। ठीक है, अगर हड्डियों तक कट मार्क्स जाएंगे तो वो मोहनजोदाड़ो में क्यों नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज, आगे आने वाले हिस्टोरियंस ने इस चीज को सिद्ध किया कि किसी अज्ञात कारण से झुंडों में जो आर्यंस लोग हैं वो इंडिया आए। तो झुंडों में हम 50, 100, 150 की संख्या में आ रहे हैं और अनलेस अनटिल हम 150 लोगों में से हर एक महेंद्र बाहुबली या अमरेंद्र बाहुबली नहीं है, वो 15,000, 20,000 के झुंड को नहीं मार सकता है। हम 150 अगर लोग आ रहे हैं, 150 के झुंड में आ रहे हैं, तो कटप्पा या अमरेंद्र बाहुबली हम है नहीं कि यहाँ के 10,000 लोकल्स को मार करके आगे बढ़ रहे होंगे, राइट। तो इसीलिए दोनों सभ्यताओं, संस्कृतियों के मध्य मोटे तौर पर 150 वर्षों का, 250 वर्षों का आपको अंतर बताया जाता है। इसीलिए ऋग्वेद की रचना बोली जाती है 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के मध्य। और दुनिया की लिखी हुई या कंपाइल की हुई सबसे पहली किताब संभवतः ऋग्वेद ही है। ठीक है, वहीं पर एक पॉइंट अपने कॉपी में और नोट डाउन कर लेंगे। प्राचीन पांडुलिपियों को भुर्ज पेड़ की छाल पर लिखा जाता था। मैन्युस्क्रिप्ट हुआ, तो इनको भी जब लिखा गया होगा ना, जब इनको फाइनली राइट डाउन किया गया होगा, तो उस समय कोई पेन वेन का तो कॉन्सेप्ट था नहीं ना। इंडिया में पुर्तगीज 1453 में प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद बहुत व्यवस्थित तरीके से चीजें हम लोग किताबों का मुद्रण वगैरह करते हैं। तो इसके पहले किस चीज को इस्तेमाल में लाया जाता था, इसको नोट डाउन कर लीजिए, भुर्ज पेड़ की छाल पर, और ये हिमालयी क्षेत्र में आपको मिलता था। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए कि जो भी एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं दे वर रिटन on the bark of Bhurj tree, on the bark of Bhurj tree। ये नया फैक्ट है जो नई वाली एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पुरानी एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसीलिए कम से कम ये भी आपको जानना चाहिए। भुर्ज ट्री, ठीक है। ये भी एक रीजन है ना, आप सोच करके देखिए कि साउथ इंडियन किताबें शिल्पाधिकारम, मणि मेखले या तोलकापियम, ऐसी किताबें हमको बहुत बड़ी मात्रा में नहीं मिलती हैं, जबकि नॉर्थ इंडियन जो भी किताबें हैं, पुरानी पुरानी रामायण हो गई, महाभारत हो गई, पुराण हो गए, वो हमको अभी भी मिलते हैं। रीजन क्या है कि हम लोगों ने देखा कि भुर्ज ट्री मिल रहा है कहां पर, हिमालयी क्षेत्र में। पहला चीज, हिमालयी क्षेत्र में अगर ये मिल रहा है तो इसका मतलब साउथ इंडिया इस जगह से बहुत दूर है। ठीक है, तो भुर्ज ट्री आपको बहुतायत से कहां मिलेगा, नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया में? नॉर्थ इंडिया में, एक फैक्टर हो गया। दूसरा, ज्योग्राफी का एक और फैक्टर सोचिए कि एक कागज को ना ले जा करके आप अपने बाथरूम में रख दीजिए, देखेंगे कि 8-10 दिनों में वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गल जाएगा। रीजन क्या है, वहां पर मॉइस्चर ज्यादा है। सेम थिंग इज एप्लीकेबल विथ साउथ इंडिया।
साउथ इंडिया समुद्र के पास है, डेट मीन्स कि वहां पर आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है, इसका मतलब कि आपको हवा में जलवाष्प ज्यादा है, इसका मतलब कि वहां पर कागज जल्दी आपको क्या होगा, जो भी कार्बोनिक चीज होगी वो जल्दी आपकी खराब होगी या नहीं होगी। तो ये आपको हम हिस्ट्री बताएं या ज्योग्राफी बताएं या फिजिक्स बताएं, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस कि सारे सब्जेक्ट्स को एक मान करके आपको पढ़ना चाहिए। आप राजस्थान की गर्मी को झेल सकते हैं या साउथ इंडिया की गर्मी को झेल सकते हैं? सीधे से आपने गलत बोला, राजस्थान की गर्मी तो एक बार आप झेल जाएंगे, साउथ इंडिया की गर्मी नहीं झेल पाएंगे। रीजन सोच के देखिए, अगर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहां भी है, 50 तो खैर साउथ इंडिया में नहीं जाता है, लेट से 45 ही है, ठीक है ना, तो आप राजस्थान में एक बार को सरवाइव कर जाएंगे, साउथ इंडिया में नहीं कर पाएंगे। ये ज्योग्राफी वाले सेक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। आप देखिए होगा क्या, पसीना हमारे शरीर में क्या काम करता है, हम लोगों को जब भी गर्मी लगता है तो हीट को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। हम लोग तो आइसोथर्मल बॉडीज है ना, हमारे शरीर का तापमान हमेशा मोटे तौर पर 37 डिग्री के आसपास रहना है, चाहे बाहर 0 डिग्री हो तो भी और चाहे बाहर 50 डिग्री हो तो भी। तो अगर ज्यादा गर्मी पड़ रही है, इसका मतलब हीट को निकालने का काम पसीना करता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की कहीं की भी हवा कितना जलवाष्प को धारण कर सकती है और उसके कितने परसेंट हवा, लेट से 1 लीटर अगर जल वाष्प को हवा धारण कर सकती है और वहां पर आपको 100 ml ही जल है, तो इसका मतलब उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 10% हुई। समझे इस चीज को, ठीक है, कि अगर हवा में टोटल 1 लीटर जल धारण करने की क्षमता है तो और 100 ml है तो 10% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हुई। इसका मतलब यह हुआ कि 90% यहां पर जल अभी और रखा जा सकता है, ठीक है। वहीं ये राजस्थान की कहानी होगी। यहीं साउथ इंडिया में चले जाइए तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80% 90% होगी, ठीक है। 80% 90% मतलब ऑलरेडी अगर 101 लीटर अगर हवा में जलवाष्प रखा जा सकता है तो उसका 90% ऑलरेडी मौजूद है। आपका पसीना सूख के जाता कहां है, जलवाष्प के तौर पर वो वायुमंडल में जाएगा। तो इस कमरे में अगर खचाखच चीजें भरी हुई हैं तो नया चीज आप थोड़े डाल देंगे। सेम स्टोरी रेप्लिकेबल हियर, आपका पसीना ही नहीं सूखेगा, आपको दिन भर बेचैनी लगते रहेगा, राइट। दिस इज द एग्जैक्ट रीजन यूपीएससी ने ज्योग्राफी वाले सेक्शन में क्वेश्चन पूछ रखा है कि दोनों में से कहां की गर्मी आप बर्दाश्त कर सकते हैं। आप सोच के देखिए ना, मई महीने की गर्मी एक बार को आप बर्दाश्त कर पाते हैं, लेकिन जब बारिश होने लगती है, बारिश रुकती है, उसके बाद की गर्मी आपको ज्यादा बेचैन करती है, ठीक है। सेम थिंग इज एप्लीकेबल हियर ऑल्सो। फैन आपको ज्यादा आराम देता है या एसी ज्यादा आराम देता है? एसी, क्योंकि एसी क्या करता है कि वो मॉइस्चर को भी मेंटेन कर देता है, जो काम पंखा नहीं करता है। जो बाहर पानी फिल्ट्रेट करके टप टप गिरता है एसी से, वो क्या कर रहा होता है, आपके मॉइस्चर को कंट्रोल कर रहा होता है, राइट। तो मॉइस्चर को अगर उसने कंट्रोल कर दिया तो इसका मतलब कि वो यहां से मॉइस्चर को लेकर के बाहर पहुंचा रहा है। आपके शरीर में अगर हीट जनरेट हो रहा है, पसीना निकल रहा है, तो उसको सोख लेगा, लेकिन फैन उस काम को उतनी आसानी से नहीं कर पाता है। तो ये भी एक फैक्टर है कि आपको नॉर्थ इंडियन जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं और साउथ इंडियंस जो हैं वो कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगली चीज जानेंगे कि ऋग्वेद के बाद और 3 किताबें लिखी गई हैं वेदों में से, एक यजुर्वेद है, एक अथर्ववेद है और एक सामवेद है। वैदिक चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि इन 4 वेदों को मिला करके आप क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेद कितना है, 4 है। ब्राह्मणों में भी आप देखेंगे टाइटल्स होते हैं, क्या होता है, दुबे जी, ठीक है, या द्विवेदी जो 2 वेदों का ज्ञाता हो, त्रिवेदी, ठीक है, जो 3 वेदों का ज्ञाता हो, ठीक है, चतुर्वेदी जो 4 वेदों का ज्ञाता हो, ठीक है। पंचवेदी आज तक टाइटल नहीं सुने होंगे, और अगर सुने हैं तो उनके उस आदमी का चरण पकड़ लीजिएगा, वो ज्यादा ज्ञानी आदमी जो वेद बना ही नहीं है उस वेद का भी वो ज्ञाता है, ठीक है।
तो 4 वेद हैं टोटल, और चारों में से भी सबसे एंशिएंट वन कौन सा है, तो वो ऋग्वेद है। पहला चीज, वैदिक चैप्टर में हम लोग इन चीजों को डिटेल में देखेंगे, यहां बस इतना जानिए 4 वेद हैं। उन चारों वेद में भी जिस वेद को ऑथेंटिक नहीं माना जाता है, माना जाता है कि बहुत बाद में उसको कंपाइल किया गया, वो अथर्व वेद है। ठीक है, इसमें जादू टोने वगैरह की बात बताई गई है। और इसीलिए अगर आपको 3 मोस्ट ऑथेंटिक वेदों की बात की जाए, 3 जो प्रमाणिक वेद हैं वो कौन कौन से हैं, तो सामवेद है, यजुर्वेद है, और इन दोनों से बढ़ के भी आपका ऋग्वेद है। अब इसके बाद कुछ किताब लिखे गए जिनको बोला जाता है ब्राह्मण, जिनको बोला जाता है अरण्यक, और फिर बोला जाता है उपनिषद। पहले फिजिक्स बैकग्राउंड के अगर आप लोग में से कोई होगा ना, तो फिजिक्स की एक बड़ी अच्छी किताब मानी जाती है इरोडोव, नाम सुना है आप लोगों में से किसी ने? तो वो इतनी टफ किताब है ना कि उसका मार्केट में सॉल्यूशन आता है। हम लोगों के समय में बोला जाता था कि इरोडोव वगैरह अगर आप बना रहे हैं, 30-40% क्वेश्चन भी आपसे बन रहे हैं, तो आईआईटी वाईआईटी क्लियर करने के आपके चांसेस बहुत शानदार है। ठीक है, तो अगर इरोडोव बुक को अगर आप ठीक ठाक तरीके से बना रहे हैं, तो आपके आईआईटी वगैरह क्लियर करने के चांसेस बहुत शानदार। लेकिन इतनी टफ किताब है कि वो लोगों से बनता ही नहीं था। तो बनता नहीं था तो उसका सॉल्यूशन मार्केट में आता था कि भाई कम से कम सॉल्यूशन से ही चीजों को सीख लो। तो ठीक वैसे ही अगर वेदों में एक लाइन लिखी गई है, उनमें से हर एक लाइन में अगर आपको कंफ्यूजन है, तो उस इस समय देखते हैं कि जो भी व्यक्ति पीएचडी वगैरह कर रहा होता है, उसे क्या एक्सपेक्टेड होता है कि किसी अच्छे सब्जेक्ट पर आप थेसिस लिखो। ठीक है, यही तो बोला जाता है ना, आप कितने नॉलेजेबल हैं, किसी एक विषय को आप पकड़ो और उसके ऊपर और डिटेल में चीजों को लिखो। जैसे कन्हैया कुमार साहब जब जेएनयू से कर रहे थे, तो ये अफ्रीकन ट्राइब्स के ऊपर कुछ रिसर्च कर रहे थे, पता नहीं वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कहां पर काम आता है, लेकिन वो उस सब्जेक्ट के ऊपर पीएचडी कर रहे थे। तो वैसे ही इन वेदों की अगर कोई सेंटेंस है जिसको और एलोबरेट करने की जरूरत है, तो उनको बताया गया ब्राह्मणों में। ठीक है, अगर आप सन्यास लेने वाले हैं, अरण्य, अरण्य मतलब जंगल होता है, पता है आपको? ठीक है, दंडक आरण्य का नाम सुना है आप लोगों ने? दंडक आरण्य भारत के नक्सली इलाकों में से माना जाता है। ठीक है ना, और एंशियंट टाइम पे बोला जाता है कि भगवान राम भी ना जब चित्रकूट से नीचे की तरफ गए हैं, तो उन्होंने भी एक सब्सटेंशियल टाइम इन जगहों पर भी बिताया है। तो अरण्यक किताबें ऐसी किताबें हैं जिन किताबों में लेट से अगर आपका दुनियादारी में मन नहीं लग रहा है, अगर आपको सन्यास वगैरह लेना है, तो आपको जंगल में जाकर के क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे एसेटिक सन्यासी का जीवन जीना है, इन सारी किताबों की चर्चा की गई है अरण्यक किताबों में। ठीक है, अरण्य मतलब ही जंगल है। अब ऐसा नहीं है कि आप सन्यास ले रहे हैं और जंगल में भी जा करके 8 टाइम आपका ध्यान खाने के ऊपर ही है। इससे बेहतर है कि आप जंगल ही मत जाइए। ठीक है, कैसे आपको ईश्वर का ध्यान करना है, जड़ी बूटी कहाँ से मिलेगा, कंदमूल कहाँ से मिलेगा, कितने टाइम खाना है, कितने टाइम ईश्वर की भक्ति करनी है, इन सारी चीजों की चर्चा आपको मिलती है अरण्यक में। अब इन किताबों में देवताओं की स्तुति की गई है, इन्हीं का एक्सप्लेनेशन ब्राह्मणों में दिया गया है, तो दैट मीन्स ये देवताओं के ऊपर है, और देवताओं की चर्चा अगर इसमें की गई है, इन्हीं वर्सेस को, इन्हीं के श्लोकों को ब्राह्मणों में बताया गया है, यानी ये दोनों धार्मिक किताबें हुई ना। पहले प्रकार की किताबों वेदों में क्लियरली मेंशनिंग है देवताओं की, कि हम इंद्र देवता की स्तुति करते हैं जो बारिश करवाते हैं और तमाम चीजें, अग्नि देवता जो कि मेडिएटर का काम करते हैं देवताओं और मनुष्यों के मध्य, उन्हीं के वर्सेस को एक्सप्लेन किया गया है। दैट मीन्स इसमें भी देवताओं की चर्चा की गई होगी। अरण्यक, जंगल में जाकर के अगर आपको तपस्या करनी है, तो तपस्या आप किसी देवता की ही कर रहे होंगे, राइट? तो दैट मीन्स ये तीनों प्रकार की किताबें, वेद, ब्राह्मण और अरण्यक जो होते हैं, वो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। प्लीज नोट इट डाउन। ऋग्वेद, वेद, ब्राह्मण और अरण्यक, ये तीनों धार्मिक प्रवृत्ति की किताबें हैं।
नोट डाउन कर लिए। जबकि उपनिषदों में व्यवहारिक सांसारिक ज्ञान की चर्चा की गई है। व्यवहारिक सांसारिक ज्ञान की चर्चा की गई है। अर्थात ये धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति के हैं। अर्थात उपनिषदों के बारे में नोट डाउन कर लीजिए कि जो भी आपके सोशल रिचुअल्स हैं उनकी चर्चा की गई है। दैट मीन्स दे आर सेक्युलर इन नेचर। दे आर सेक्युलर इन नेचर। ठीक है। आपको घर में कैसे अच्छे से रहना चाहिए, आपके भाई के साथ आपके आइडियल रिलेशंस कैसे होने चाहिए, अगर इन सारी चीजों की आप चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें किसी देवी देवता का आप नाम ले रहे हैं क्या? नहीं ले रहे हैं। तो सेक्युलर प्रवृत्ति की किताबें आपको वैदिक साहित्य में से उपनिषद हैं। और एक लाइन और भी लिख लीजिएगा कि इन चारों प्रकार की किताबों को ही वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, इन चारों किताबों को माना जाता है कि ये चारों किताबें वैदिक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। डिटेल में नहीं भी लिखेंगे पूरा सेंटेंस, बस इतना लिख लीजिए, वैदिक साहित्य इक्वल टू वेद प्लस ब्राह्मण प्लस अरण्यक प्लस उपनिषद। उसमें से 3 धार्मिक प्रवृत्ति के और 1 सेक्युलर नेचर का। क्या बोले? वैदिक साहित्य इक्वल टू वैदिक किताबें प्लस वेद प्लस ब्राह्मण प्लस अरण्यक प्लस उपनिषद। 4 प्रकार की किताबें, उसमें से 3 आपको धार्मिक नेचर की और 1 सेक्युलर नेचर का। इसका मतलब अगर एग्जाम में, अच्छा हमारे घरों में वस्तुतः देखिए तो पंडित जी किस चीज का पाठ करते हैं? पुराणों का पाठ करते हैं। विष्णु पुराण, शिव महापुराण, इन्हीं चीजों का तो पाठ किया जाता है ना। तो इसमें कहीं पे भी पुराण लिखा हुआ दिखा क्या? नहीं दिखा। इसका मतलब कि पुराण हमारे वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। राइट। पुराणों की रचना बहुत बाद में, ऐसा माना जाता है कि अंतिम तौर पर गुप्त काल में उनको कंपाइल किया गया है। जानबूझ करके, चूंकि हमारे घरों में अक्सर वेदों का ही, पुराणों का ही पाठ होता है। कहानियां हैं कि भगवान विष्णु ने उस राक्षस को मारा, वहां पर उसको ऐसे मारा, तो सुनने में मजा आता है, बहुत गूढ़ चीज है। एक्चुअली में देखिए तो कर्नाटक का जो म्यूजिक है वो ज्यादा अच्छा म्यूजिक है, लेकिन उसको हम आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? फिल्मी गाने ही, गजल ही सुन सकते हैं। सेम थिंग इज एप्लीकेबल हियर ऑल्सो। हमारे घरों में 2 पुराणों का पाठ होता है, बट वो वैदिक साहित्य का आपको हिस्सा नहीं है। ठीक है। अच्छा, इन चारों प्रकार की किताबों में सबसे पहले लिखे गए वेद, उनका एक्सप्लेनेशन ब्राह्मण, उसके बाद फिर अरण्यक और उसके बाद उपनिषद। इस ऑर्डर को भी आपको याद रखना है। ये ऑर्डर भी आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि किस ऑर्डर में इन किताबों को लिखा गया। अच्छा, अगर ये 4 प्रकार की किताबें हैं तो चौथा और सबसे आखिरी किताब कौन सा है? उपनिषद। इसका मतलब कि इसके बाद ऑथेंटिक वैदिक साहित्य नहीं है। ठीक है। इसका एक दूसरे शब्दावली में कहा जाए तो वैदिक जो भी साहित्य है उसका अंत हो जाता है यहां पर। ठीक है। तो इन्हीं किताबों को वेदांत भी बोलते हैं। प्लीज नोट इट डाउन, एग्जाम में पूछा हुआ है कई बार। संधि विच्छेद करेंगे, वेद प्लस अंत, वैदिक साहित्य यहां पर खत्म हो जाता है। उपनिषद को वेदांत बोलते। ठीक है। 4 प्रकार की वैदिक किताबें और उसमें भी चौथा और सबसे आखिरी उपनिषद। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि उन किताबों को क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। ठीक है। वेद प्लस अंत, केवल उपनिषद को कहते हैं। ठीक है। कहां हम बोले कि इन तीनों को भी कहते हैं? देखिए 4 किताबें हैं वैदिक साहित्य के अंतर्गत। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, चौथा हो गया। चौथा और सबसे आखिरी कौन सा है? उपनिषद है। उपनिषद के बाद कोई ऑथेंटिक वैदिक साहित्य नहीं लिखा गया है, तो दैट मीन्स सबसे आखिरी और चौथा वाला उपनिषद है, इसको बोला जाता है वेदांत। इसके बाद ऑथेंटिक वैदिक साहित्य आपका खत्म हो जाता है। ठीक है। अच्छा, वेदांत को फॉलो करने वाले इंडिया के बहुत बड़े बड़े लोग रहे हुए हैं।
और ये भी एग्जाम में अब आपसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी पूछ दिया जाता है, तो प्लीज नोट इट डाउन कि स्वामी विवेकानंद, अरबिंदो घोष और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को वेदांती या नौ वेदांती कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद, अरबिंदो घोष और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन तीनों लोगों को कहा जाता है क्या? तो वेदांती, वेदांती या नौ वेदांती। ठीक है, बात करते हैं, वो ध्यान में है, वो लिखवा लेते हैं फिर अगला। ठीक है, वेदांत में जिसकी भी आस्था हो, वहां से जो भी इंस्पिरेशन, प्रेरणा ग्रहण करता हो, उसको वेदांती कहेंगे। किसी भी संकल्पना में अगर आप 9 शब्द जोड़ देते हैं ना, इंग्लिश में जिसको नियो बोलते हैं, नियो वेदांती, उसका मतलब होता है कि हम बेसिक डॉक्ट्रीन में तो यकीन करते हैं, लेकिन उसको मॉडर्न टाइम में उसके कुछ न्यू एस्पेक्ट्स को भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, अपने तरीके से उपनिषद की हम व्याख्या करेंगे, उसमें से बताई गई 80-90% चीजों से हम इंस्पिरेशन ड्रॉ करेंगे, लेकिन जो चीजें हमको रेलिवेंट नहीं नजर आती हैं, उन इरेलीवेंट चीजों को हटाएंगे और अपने तरफ से भी कुछ 8-10% चीजों को ऐड ऑन करेंगे उस संकल्पना में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मार्क्सवाद, मार्क्स बोलता है दुनिया में दो ही ग्रुप होता है, एक अमीर और एक गरीब। ठीक है, हर गरीब आदमी इसीलिए गरीब है क्योंकि उसको किसी अमीर आदमी ने दबा करके रखा हुआ है। ठीक है, इसके अतिरिक्त दुनिया में कोई सत्य ही नहीं है। दुनिया में दो ही प्रेशर ग्रुप हैं, एक है आपको अमीरों का और दूसरा है गरीबों का। लेकिन जो नियो मार्क्सिस्ट होते हैं, नौ मार्क्सवादी होते हैं, उनका कहना है कि नहीं, सोसाइटी में और भी तो प्रेशर ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं ना। स्टूडेंट्स का एक प्रेशर ग्रुप है या नहीं है? ठीक है, इस इलेक्शन में देखिए क्वेश्चन जो भी पेपर वेपर लीक होता है वो एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। महिलाओं को कौन कितनी जल्दी लखपति बनाएगा वो भी एक बड़ा मुद्दा है। किसानों की आय कौन कितनी जल्दी डबल कर देगा वो भी एक मुद्दा है। SC ST कम्युनिटीज भी अपने आप में एक प्रेशर ग्रुप है। तो जो भी नौ मार्क्सवादी होगा वो बोलेगा कि नहीं, समाज में अब और भी बहुत सारे ग्रुप आपको देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट हो सकते हैं, महिलाएं हो सकती हैं, SC ST कम्युनिटी हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, लेकिन अभी भी मोटे तौर पर हम बिलीव करते हैं कि लड़ाई दो ही वर्गों के बीच है, अमीर और गरीब के बीच। हावेवर हम नए इस संकल्पना को भी अप्रिशिएट करते हैं कि दुनिया में महिलाओं का भी एक प्रेशर ग्रुप क्रिएटेड है, एक स्टूडेंट का भी है। ठीक है ना, तो इस एक चीज को भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, पहले चूंकि 1453 में पुर्तगीज इंडिया में ले आकर के प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आए, तो प्रिंटिंग प्रेस लेने करके आने के पहले भुर्ज ट्री की जो भी आपको छाल वगैरह है उसके ऊपर चीजें लिखी जाती होंगी, उसमें आपसे गलतियां भी होती होंगी। तो पहले के बहुत सारे जो भी स्क्रिप्ट वगैरह है ना, उनको क्या किया जाता था ना कि बच्चों को बोल बोल करके रटवाया जाता था। ठीक है, इसीलिए अभी भी बोला जाता है कि अगर आप जोर जोर से किसी चीज को पढ़ रहे हैं ना, तो उस चीज को आप ज्यादा बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं। राइट, इस चीज को केवल हिस्ट्री की क्लास तक नहीं रखेंगे, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी उसको इंप्लीमेंट करेंगे। अगर बोल बोल करके कुछ पढ़ेंगे ना, तो दैट मीन्स आपका सारा कंसंट्रेशन उसी शब्द के ऊपर है। दिमाग में ऐसे हो रहा है कि हम कुछ पढ़ रहे हैं और दिमाग है कि आज कौन सा मतलब आईनॉक्स में कौन सी मूवी लगी हुई है। राइट, जबकि आप बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ चीज को परपेचुअली आप पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं, आपका सारा ध्यान उसी चीज के ऊपर है। ठीक है, तो वैदिक ग्रंथों के अध्ययन के 6 तरीके थे, उन्हीं 6 तरीकों को वेदांग कहा जाता है। इस चीज को एक बार मार्क कर लेंगे। और वेदांग में पढ़ाई करवाई जाती है शिक्षा। शिक्षा मतलब कैसे आप प्रोनाउंसिएट करेंगे,
आप धार्मिक सीरियलों को देखेंगे ना, तो जो गुरु जी होते हैं वो बच्चों को बोल बोल करके क्या करते थे, पढ़वाते थे कि भाई वेदों को तुमको प्रॉपर उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे उच्चारण करना है वो पता होना चाहिए। कल्प मतलब कर्मकांड। आप देखेंगे कि कोई सा भी वैदिक पुराने समय में कोई सा भी मंत्र पढ़ा जाता था तो उसके साथ कुछ कुछ रिचुअल्स होते थे, ठीक है ना, कि ऐसा नहीं हो कि मतलब विवाह के समय में आप श्राद्ध वाले पंडित जी को बुला दें, राइट, तो फिर वो वैसे ही कर्म कांड करेंगे। तो एक पर्टिकुलर श्लोक पढ़ते समय उससे संबंधित जो भी रिचुअल्स हैं वो भी आपको बताना होगा बच्चे को, ठीक है। इसके अतिरिक्त व्याकरण, व्याकरण मतलब होता है कि संस्कृत का एक ग्रामर निकला होगा, उसी जैसे पन्निनी साहब ने अष्टाध्यायी लिखी है, ठीक है, पतंजलि साहब ने महाभाष्य लिखा है। तो इन चीजों के आधार पर आपका, अगर आपको टीका टिप्पणी कुछ लिखना है, ब्राह्मण ग्रंथ लिखने हैं, तो आपका ग्रामर तो कम से कम स्ट्रांग होना चाहिए ना। अभी के समय में भी अगर आपको अंग्रेजी लिखना है, पढ़ना है, तो V1 V2 V3 कुछ कुछ तो लिखवाया जाता है, एक्टिव पैसिव नरेशन ये सब बताया जाता है, राइट। सो सेम थिंग वाज एप्लीकेबल, गुरुकुलों में इस चीज की भी शिक्षा दी जाती थी। चौथा हो गया निरुक्त, ठीक है। निरुक्त मतलब होता है इथिमोलॉजी। एक इंग्लिश में एक बुक आती है नॉर्मन लेविस साहब की, सुना है आप लोगों ने? नॉर्मन लेविस साहब की किताब अगर आप पढ़ेंगे तो तोड़ तोड़ करके शब्द को बताते हैं, ठीक है ना। हिंदी में भी देखिए ना, उपसर्ग और प्रत्यय होता है ना, अगर किसी के आगे अ लग रहा है दैट मीन्स आप उस चीज को डिनाई कर रहे हैं, ठीक है। तो निरुक्त अगर आपको अंग्रेजी में जानना है तो एग्जैक्टली ये इथिमोलॉजी है कि नए शब्दों का आप अंदाजा कैसे लगा सकते हैं इस चीज को लेकर के। और वो नॉर्मन लेविस किताब भी उसी चीज के ऊपर है, राइट, कि ऑर्थो शब्द के ये मायने होते हैं, यहां से थियो मतलब क्या होता है, थियो मतलब देवता होता है, थियोक्रेसी मतलब फिर आप समझिए क्रेसी मतलब शासन, तो देवताओं के द्वारा शासन को आप थियोक्रेसी बोलेंगे। तो निरुक्त चौथा पार्ट था। पांचवा पार्ट था छंद, ठीक है। आप देखेंगे कि जो भी वैदिक साहित्य है उसमें वर्सेस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। बच्चों को आप कैसे याद करवा सकते हैं, अभी भी देखिए छोटे बच्चों को क्या याद करवाया जाता है, राइम्स याद करवाई जाती है, ठीक है। जो बच्चा क्लास में नया नया जाता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में, उसका लिटरेचर का जो भी किताब होता है, क्योंकि गाने वाने याद करना बहुत आसान होता है, राइट। सो छंद, छंद मतलब हुआ कि आप किस तरीके से उसको गयात्मक, उसकी क्षमता आपकी श्लोक की बेहतर हो। और छठा और लास्ट आपका ज्योतिष, ठीक है। ज्योतिष हमारे एसेंशियल आप कह सकते हैं कि एजुकेशनल सिस्टम का हिस्सा था। नौ ग्रह का कॉन्सेप्ट देखिए, ये नासा वासा के बहुत पहले हम लोगों ने सोचा हुआ है ना, राइट। नौ ग्रह हम लोगों ने सोचा हुआ है। अभी भी देखिए पुराने से पुराने आप मंदिर में चले जाइए, सूर्य को ही नौ ग्रहों के सेंटर में रखा जाता है, ठीक है। तो कोर्पनिकस जो 15वीं 16वीं शताब्दी में खोजा, वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी खोजा हुआ था, राइट। तो ज्योतिष, उनका मानना था कि ग्रह भी हमारे ऊपर क्या करते हैं कि हमारे लाइफ के ऊपर, या किस समय किस आपको श्लोक का उच्चारण करना चाहिए, किस समय नहीं करना चाहिए, इन चीजों को डिसाइड करने के लिए आपको बच्चे को थोड़ा ज्योतिष का भी ज्ञान देना है, ठीक है ना। तो वेदांग के तौर पर ये 6 चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में। कभी पूछते हैं कि वेदांग कितने हैं। वेदांग मतलब आपको समझना है वेद प्लस अंग, एसेंशियल पार्ट्स ऑफ वेदांत। अगर आप वैदिक साहित्य को पढ़ना चाहते हैं तो इन 6 चीजों के ऊपर आपको मास्टरी होनी चाहिए, आपको उच्चारण करना आना चाहिए, किस कर्मकांड के लिए आप कर रहे हैं वो, व्याकरण, शब्द की थीमोलॉजी, छंद, आप गाने वाले फॉर्म में उसको जाने, और ये भी जाने कि किस श्लोक किस मंत्र को आपको किस समय उसका उच्चारण करना है, ठीक है। उसके अगले में मार्क कर लेंगे गृह सूत्र। हिंदुओं की एक ऐसी किताबें हैं, गृह मतलब ही घर होता है, तो घर के अंदर जो भी धार्मिक कर्मकांड किए जाते हैं उन कर्मकांडों की चर्चा कहाँ की गई है, तो गृह सूत्रों में की गई है। घरेलू अनुष्ठान जैसे क्या हो सकता है, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध इत्यादि, ठीक है। इन चीजों के बारे में वैदिक साहित्य में हम लोग डिटेल में जानेंगे, बस यहां आप इतना जानेंगे कि गृह सूत्र ऐसी किताबें हैं जिसमें आपको धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में बताया गया है। शूल सूत्र एक ऐसी किताबें हैं जिसमें आप बेसिक मैथमेटिक्स और आप
मेंसुरेशन और ट्रिगोनोमेट्री के रेफरेंसेस देख सकते हैं। शूल सूत्र में बेसिकली यज्ञ वेदिका बनाने की विधि बताई गई है। और यज्ञ वेदिका मतलब क्या होता है सर? तो आप देखेंगे कि उसका एक प्रॉपर क्या होगा, एक शेप होगा, यहां से लेकर के यहां तक 1 मीटर, फिर एक पर्टिकुलर एंगल पर आप वेदिका बनाएंगे। तो एंगल जहां पर भी इन्वॉल्व हो गया वहां पर ट्रिगोनोमेट्री इन्वॉल्व हुआ या नहीं हुआ? जहां पर आप एक स्पेशल साइज का ही अगर यज्ञ वेदिका बना रहे हैं तो क्या वहां पर मेंसुरेशन इन्वॉल्व हुआ या नहीं हुआ? ये दोनों चीजें अगर बेहतर हो गई तो दैट मीन्स ओवरऑल देखा जाए तो शूल सूत्र अप्रत्यक्ष रूप से मैथमेटिक्स की भी किताबें आप कह सकते हैं। एग्जाम में इन दोनों प्रकार की किताबों के बारे में पूछते हैं। गृह सूत्र जिसमें गृह से संबंधित आपको घरेलू अनुष्ठान, शूल सूत्र में यूं तो यज्ञ वेदिका बनाने की चर्चा की गई है। एग्जाम में यह भी पूछते हैं कि किस किताब में यज्ञ वेदिका के निर्माण की विधि बताई गई है, तो शूल सूत्र में। और यज्ञ वेदिका मतलब उसमें आपके एंगल इन्वॉल्व होंगे, दैट मीन्स कि आपको मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व होगा। हाँ बताइए। सेम नाम होगा। नाम का आप इंग्लिश थोड़े कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज लोग भगवान राम का नाम खराब करने के लिए रामा लिख सकते हैं, कृष्णा लिख सकते हैं, राइट। लेकिन नाम का तो मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है ना, ठीक है, सेम नाम। कुछ और चीजों के बारे में नोट डाउन कर लीजिए यहीं पर, चूंकि वैदिक साहित्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहला लाइन लिखेंगे कि पुराणों को वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं माना जाता है। अगला आपसे पीटी में पूछेगा पुराणों की कुल संख्या कितनी है, तो 18 है। पूरा सेंटेंस नहीं भी लिखें, केवल इतना ही लिख लेंगे, संख्या डैश दे के 18, ठीक है ना। अगर पीटी ओरिएंटेड पढ़ेंगे तो उतना पूरा कॉपी पढ़ने का क्या जरूरत, ठीक है। अगला लाइन लिखेंगे, इसमें मुख्यतः भगवान विष्णु की कहानियां हैं। सबसे पहला पुराण कौन सा है, इसको भी लिख लीजिए। पता है क्या आप लोगों को सबसे पहला पुराण कौन सा है? भगवान विष्णु का पहला अवतार कौन सा है? धार्मिक सीरियल वीरियल नहीं देखते हैं क्या आप लोग? मत्स्य, नोट डाउन कर लीजिए, मत्स्य पुराण पहला पुराण है। भगवान विष्णु के दशावतारों को अगर आप देखेंगे ना, तो वो पृथ्वी पर जीवन का क्रम है, उसी क्रम में पृथ्वी पर जीवन एग्जिस्ट करता है। भगवान विष्णु का पहला अवतार कौन सा है? मछली का अवतार है। इस धरती पर सबसे पहले किस जीव की आपको उत्पत्ति हुई है? मछली की। दूसरा क्या है? कछुआ है, उभयचर जिसको बोलते हैं, ऐसा जीव जो पहले मछली कंप्लीटली केवल पानी में रहती है, कछुआ दोनों जगह रह सकता है। दूसरा जीव, और ये नासा के द्वारा प्रूवन स्टडी है, दूसरा जीव कौन सा जो वहां से फिर जमीन पर भी रह सकता है। तीसरा अवतार कौन सा है? तीसरा अवतार उनका है वराह। धरती पर एग्जिस्ट करने वाले सबसे पुराने जानवर का नाम अगर आप जानना चाहते हैं वो सुअर है, वराह है, ठीक है। चौथा अवतार कौन सा है? नरसिंह। आप सोच के देखिए कि जब भी आदमी की उत्पत्ति हुई होगी तो जानवर जैसा होगा या नहीं होगा? होगा, ठीक है। पहले ही दिन हम लोगों ने नॉर्म्स थोड़े डेवलप कर लिए होंगे, जानवर टाइप से रहते होंगे, बड़े बड़े बाल होंगे शरीर पर, नरसिंह अवतार। पांचवा कौन सा है? वामन अवतार। एक बार जाकर के देखिएगा कि नियंडरथल की हाइट कितनी थी, ठीक है ना। तो उस हिसाब से मानव का धीरे धीरे जब हाइट कम हुआ है, वामन, ठीक है, जब ह्यूमन इवॉल्व किया है। छठा अवतार कौन सा है? परशुराम। ऐसा आदमी जो अब आदमी बन गया है लेकिन उसको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। परशुराम देखिए, वो उनको गुस्से पर अपने कंट्रोल नहीं था, ठीक है। सातवां भगवान राम।
एक ऐसा व्यक्ति जिसने लाइफ में अपने लिए कुछ नॉर्म्स तय कर लिए और उन्हीं नॉर्म्स पे वो जिंदगी भर वो आदमी चलता रहा कि हाँ हमको लाइफ में एक शादी करनी है, एक दिन डिसाइड कर लिए यही होगा। पिताजी की आज्ञा को हम नहीं काट सकते हैं। भगवान दशरथ अगर बोल दिए कि जंगल जाना है मतलब जाना है। लाइफ में मैंने एक अपने लिए एस्पेक्ट चुना है, एक अपने लिए इथिक्स चुना है, इसी इथिक्स को हमको जिंदगी भर फॉलो करना है। और आठवां और सबसे कंप्लीट अवतार भगवान का बताया जाता है किनको? भगवान कृष्ण को। अभी के समय में देखिए हम आप कृष्ण के ही एक तरीके से देखिए तो वेरिएंट्स हैं। कैसे वेरिएंट्स हैं? हम सारे लोग सिचुएशनल इथिक्स में यकीन करते हैं या नहीं करते हैं? ठीक है, सिचुएशनल इथिक्स मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हम मोरली इथिकली अपने को सही दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं हो सकता है गलत करने का हमको भी मौका मिले तो हम ना चुके। ठीक है, जब हमको भीष्म पितामह को मारना होगा तो हम स्ट्रीट स्मार्ट होंगे, और जब अभिमन्यु का वध किया जाएगा तो उस चीज को हम बार बार उस चीज के लिए ह्यू एंड क्राई मचाएंगे कि देखो उस छोटे से लड़के को तुमने गलत मार दिया। लेकिन जब भी भीष्म पितामह को मरवाना होगा, द्रोणाचार्य को मरवाना होगा, कर्ण को मरवाना होगा, हम छल करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। दैट मीन्स हम सारे लोग मोर और लेस उसी व्यक्ति के वेरिएंट है सिचुएशनल इथिक्स में। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में मेरा हमारा आपका इथिक्स अलग अलग तरीके से काम करता है। भीष्म पितामह को मारने के लिए छल करना है, करेंगे। द्रोणाचार्य को मारने के लिए छल करना है, करेंगे। मेरे किसी व्यक्तिगत आदमी का अहित हो रहा होगा तो बोलेंगे देखो उसके साथ तो गलत कर दिया गया ना। ठीक है, तो वो चीज। अगला एक चीज और नोट डाउन कर लेंगे। महाभारत, रामायण और पुराण, इन तीनों का संकलन 400 ईसा पूर्व के आसपास हुआ है। इस चीज को मार्क कर लेंगे। और इन तीनों किताबों में से कोई भी किताब आपको वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं माना जाता है। न तो महाभारत, न तो रामायण, न तो आपको पुराण। नोट डाउन कर लिए। महाभारत को लिखने वाले व्यक्ति का नाम एग्जाम में पूछते हैं, व्यास ऋषि ने लिखा है, इस चीज को हाईलाइट करेंगे। शुरू शुरू में महाभारत में 8800 श्लोक थे और पुराना नाम इसका जय संहिता था। आगे इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हुई तो ये भारत नाम से बना। और जब इसमें टोटल 1,00,000 श्लोक हो गए हैं तो इस किताब का नाम पड़ता है महाभारत। ये तीनों फैक्ट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, जब बस इतना डैश दे करके लिख लीजिए, जब इस किताब में 8800 श्लोक थे तो जय संहिता नाम था इस किताब का। जब 24,000 श्लोक हुए तो भारत। और तीसरा लिख लीजिएगा, आज के समय में 1,00,000 श्लोक है और तब इसका नाम है महाभारत। अगला एग्जाम में पूछता है, नोट डाउन कर लिए। 8800 श्लोक थे तो नाम जय संहिता था, 24,000 हुए तो भारत, और फाइनली 1,00,000 जब इसमें श्लोक हुए हैं तो महाभारत। अच्छा दिया ही हुआ है, सॉरी पार्डन मी। 1,00,000 श्लोक हुए तो महाभारत या सत सहस्त्री इसका नाम पड़ा। ठीक है, महाभारत में कितने चैप्टर्स हैं ये एग्जाम में पूछा हुआ है, नोट डाउन कर लीजिए। 18 है और चैप्टरों को कहा जाता है पर्व। टोटल 18 चैप्टर और हर चैप्टर को कहा जाता है पर्व। अगला एग्जाम में पूछते हैं सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है महाभारत का? भीष्म पर्व है। महाभारत का युद्ध जो कुल 18 दिन चला था उसके पहले 10 दिन सेनापति भीष्म पितामह थे। ठीक है, सबसे ज्यादा समय तक सेनापति यही रहे थे। भीष्म पर्व सबसे बड़ा है, इसको नोट डाउन करेंगे। और हिंदुओं की सबसे पायस किताब श्रीमद् भगवत गीता भीष्म पर्व के तहत ही कंपाइल्ड है, उसको भी नोट डाउन कर लेंगे। कर लिए नोट डाउन? फिर से बोलना है क्या?
18 इसमें चैप्टर है। हर चैप्टर को क्या बोला जाता है? पर्व बोला जाता है। सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है? भीष्म पर्व है। ठीक है, भीष्म चैप्टर है। और भीष्म पर्व, भीष्म चैप्टर के अंतर्गत ही श्रीमद् भगवत गीता को कंपाइल किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता का संकलन भीष्म पर्व के अंतर्गत ही किया गया है। ठीक है, एक और पॉइंट यहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, दुनिया में कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग पर लिखी हुई एक लौती पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता है। ध्यान योग, कर्म योग, ध्यान या ज्ञान योग भी कभी कभी उसको बोलते हैं। क्या बोले? भक्ति लिखे हैं, हाँ। कर्म योग, ज्ञान योग, ज्ञान को कभी कभी ध्यान भी एग्जाम में पूछते हैं, और भक्ति योग, इन तीनों चीजों के ऊपर लिखी गई दुनिया की इकलौती पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता है। अब इस लाइन के मतलब समझिएगा। लाइन आपने नोट डाउन कर लिया? कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग पर लिखी हुई दुनिया की इकलौती पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता है। अब दुनिया में अन्य कोई भी धार्मिक किताब आप पढ़ लीजिए, वो सारी की सारी धार्मिक किताबें केवल भक्ति योग की बात करती हैं। ठीक है, बाइबल पढ़िए, वो केवल यही बात करती है कि भाई जीसस क्राइस्ट की शरण में आओ। ठीक है, इसके अतिरिक्त और कोई सी भी धार्मिक किताब आप पढ़ेंगे वो सारी की सारी भक्ति योगा तक ही सीमित है। जबकि महाभारत में क्या होता है, अर्जुन को अपने भाइयों से लड़ने को लेकर के जब संशय उत्पन्न होता है, भगवान जब उनको अपना दिव्य स्वरूप दिखाते हैं तो अर्जुन बोलता है कि आपको पाने का क्या रास्ता है? तो भगवान बोलते हैं या तो तुम अच्छा काम करोगे तभी भी तुम हमको पाओगे, अगर तुम ज्ञानी बनोगे तो भी हमको पाओगे, और मेरी भक्ति करोगे तो भी हमको पाओगे। अगला चैप्टर नंबर 4 में भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछता है कि भाई चैप्टर नंबर 2 कंप्लीटली कर्म योगा को डेडिकेटेड है। आप लोगों ने वो वर्ष सुना होगा हमेशा महाभारत के पहले जो दिखाते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। चैप्टर नंबर 2 वर्ष नंबर 47 यही है, कर्म करने पर तुम्हारा अख्तियार है, फल पर नहीं है। ज्ञान योग मतलब जितना भी नॉलेज को तुम पा रहे हो, प्रकृति हम ही बनाए हैं, प्रकृति का नॉलेज हासिल करना यानी ईश्वर का नॉलेज हासिल करना। तो अगर आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप ईश्वर को ही जान रहे हैं। तीसरा भक्ति योगा। अगला अर्जुन पूछता है कि इन तीनों में हायरार्कल ऑर्डर क्या है, कौन सबसे अच्छा है, कौन सबसे बुरा है? भगवान बोलते हैं कर्म करना थोड़ा बुरा है, उससे अच्छा है ज्ञान योग, और सबसे अच्छा है भक्ति योग। कोई मूर्ख व्यक्ति भी अगर मेरी भक्ति करेगा तो वो भी हमको हासिल कर सकता है। तो अर्जुन यहां से लूप होल निकालता है, बोलता है कि लड़ने में मेरा मन तो लग नहीं रहा है, तो क्यों ना हम आपकी भक्ति ही करें। छोड़िए सब धनुष वनुष छोड़ते हैं, आप चलिए कहाँ मेरे से अपनी भक्ति करवानी है करवा लीजिए। भगवान बोलते हैं नहीं। यहीं पर एक अंतर आपको देखने को मिलेगा, दुनिया की अन्य हर धार्मिक किताब भक्ति योग पर ही आधारित है, जबकि यहां पर भगवान बोलते हैं कि नहीं, इन तीनों कर्मों के लिए हम समय अलग अलग नियत करके रखे हुए हैं। अभी तुम्हारा काम करना है, कर्म है, ठीक है। अभी अगर तुम युद्ध से अगर हट गए ना तो तुम्हारे जितना अच्छा दुर्योधन नहीं है, वो तुम्हारे सारे भाई बहनों की हत्या, सारे भाइयों की हत्या करेगा, फिर तुम जंगल में जाओगे तो तुमको भी मारेगा। तो अभी तुम्हारे लिए बेस्ट सूटेड क्या है? कर्म योग है, अभी इस पे कंसंट्रेट करो, बाद में ज्ञान पर, और सबसे आखिर में भक्ति पर। ठीक है, तो यही क्वेश्चन इससे संबंधित पूछते हैं। 18 आपको पर्व हैं, 18 पर्वों में से सबसे बड़ा भीष्म पर्व और उसी का एक हिस्सा है श्रीमद् भगवत गीता। रामायण के बारे में वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिखा है, मूलतया इसमें 6000 श्लोक थे, फिर 12000 हुए और फिर 24000 हुए। इस चीज को मार्क कर लीजिए, इनिशियली 6000 श्लोक, 6 फिर 12 और फिर 24।
6,000, उससे बढ़ा तो फिर 12,000, और फिर अंतोगत्वा जो अभी हमारे पास है उसमें है 24,000। ठीक है। अगला इससे संबंधित एक फैक्ट नोट डाउन करेंगे। आदि काव्य किसको कहा जाता है? रामायण को कहा जाता है। अगर आदि काव्य रामायण को कहा जाता होगा तो आदि कवि किसको कहा जाता होगा? वाल्मीकि जी को। इसको भी चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, और नहीं नोट डाउन करेंगे तो दिमाग में बिठा लीजिए। आदि कवि एग्जाम में पूछते हैं कि इनको कहा जाता है, तो वाल्मीकि ऋषि को कहा जाता है। ठीक है। वाल्मीकि जी शुरू शुरू में डाकू थे, पता है ना आप लोगों को? नहीं पता है कि ये व्यक्ति डाकू थे? ये डाकू थे, और एक बार इनसे एक बाबा मिले, उनको ये लूटने गए, तो वाल्मीकि ये बोले कि अच्छा बताओ, तुम पाप कर रहे हो हमको लूट के, तो तुमको तो नरक जाना होगा। तो वाल्मीकि बोलते हैं कि हम ही अकेले नरक क्यों जाएंगे, हम तो अपने बीवी बच्चों अपने माता पिता के लिए लूटते हैं, तो वो लोग भी मेरे साथ नरक जाएंगे। ये पूछते हैं, बोलते हैं कि जा करके घर वालों से भी पूछो ना कि वो लोग भी तुम्हारे साथ जाएंगे ना नरक। ये जाते हैं अपनी वाइफ से पूछते हैं कि तुम भी चलोगी ना मेरे साथ नरक, लूट पाट तो हम तुम्हारे लिए करते हैं। वाइफ डिनाई कर देती है, बोलती है तुम्हारा काम है हमको खिलाना, हम क्यों नरक जाए। माता पिता से पूछते हैं तो आप लोग भी चलेंगे ना मेरे साथ नरक, वो बोलते हैं नहीं, हम लोग तो बूढ़े हो रखे हैं, तुम्हारा काम है खिलाना, जहां से खिलाओ, अब तुम लूट के खिलाओ या सही तरीके से कमाओ ये तुम्हारा है। तब इनको समझ में आता है कि बाबा होना इज गुड। और ये बाबा होते हैं, और बाबा होने के बाद जब पहला ही दिन निकलते हैं सवेरे सवेरे भ्रमण के लिए, तो देखते हैं कि पक्षियों का एक पेयर जो है सुबह सुबह बहुत अच्छे तरीके से साउंड कर रहा है, वो आपस में मिलजुल रहा है। और एक जोड़ा पक्षियों का था, एक मेल और फीमेल। तभी वो देखते हैं कि एक शिकारी का, और इनको बड़ा अच्छा लग रहा था, सवेरे सवेरे का वातावरण बड़ा अच्छा होता है, आप लोग भी उठने का प्रयास करिए सुबह सुबह। एक शिकारी क्या करता है, एक तीर मार देता है, और जो मेल पक्षी होता है वहीं पर वो गिर जाता है। और इनके मुंह से पहला श्लोक निकलता है, मां निषाद प्रतिष्ठा तो गमया, जिसका मतलब होता है कि हे शिकारी, तूने इस सवेरे सवेरे इन दोनों पक्षियों के पेयर में से जो मेल पक्षी था उसको मार दिया, तू हमेशा लाइफ भर दुखी रहेगा। और यही रामायण का पहला श्लोक है। अब उसके बाद इनको लगता है दुख कि हम बाबा बनने निकले और आज तक कोई पुण्य तो किए नहीं, पहला काम ही हम श्राप दिए। तब इनके सामने ब्रह्मा जी उत्पन्न होकर बोलते हैं कि नहीं, मेरी ही प्रेरणा से तुम ये लाइन लिखे। इसका एक मतलब तो ये होता है, दूसरा भी एक मतलब होता है। दूसरा मतलब होता है कि हे राजा रामचंद्र जी, तुमने रावण और मंदोदरी के पेयर में से रावण को मार करके संसार को सुखी किया, इसीलिए तुम्हारी सदा जय हो। ठीक है। अब संस्कृत लैंग्वेज होगा उस हिसाब से, उसमें उतनी संभावनाएं होंगी। तो ये पहला श्लोक है, ये एग्जाम में पूछते हैं। इसके जो चैप्टर्स हैं उनको क्या कहा जाता है, बता सकते हैं आप लोग? कांड कहा जाता है। सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, बाल कांड। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके चैप्टर्स को कांड कहते हैं। टोटल कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो बाल कांड है, उसको लिख लीजिएगा। और सबसे छोटा कांड कौन सा है? तो किष्किंधा कांड है। अगला एक लाइन लिखिएगा कि यूरोप में होमर नामक लेखक ने इलियाड और ओडिसी पुस्तकों की रचना की।
नोट डाउन कर लिए? होमर एक अंधा लेखक था। अब तो इस पे भी कंट्रोवर्सी है कि इस आदमी ने इलियाड और ओडिसी लिखा है या नहीं लिखा है, लेकिन एग्जाम में पूछते हैं कि होमर ने क्या क्या लिखा है। इलियाड और ओडिसी लिखा है। ठीक है। अब भाई इंडिया की चर्चा करते करते इन दोनों किताबों को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो अगला लाइन नोट डाउन कर लीजिए कि रामायण और महाभारत को भारत का इलियाड और ओडिसी कहा जाता है। एग्जाम में पूछते हैं भारत का इलियाड और ओडिसी किसको कहा जाता है, तो रामायण और महाभारत को। आप लोगों में से किन्हीं ने ट्रॉय मूवी देखी है क्या? देखा है? और किसी ने ट्रॉय नहीं देखा है? बोला जाता है कि किसी मूवी में कोई एक्टर सबसे खूबसूरत दिखे हैं तो ब्रेड पिट ट्रॉय मूवी में दिखे हैं। ठीक है। उसी की कहानी है इलियाड और ओडिसी। आप लोग लैपटॉप वैपटॉप यूज करते हैं तो उसमें एक वायरस होता है क्या, ट्रोजन हाउस। ट्रोजन हाउस वायरस का नाम सुना है आपने? एक शहर रहता है ट्रॉय जिसको कोई नहीं जीत पाता है। ठीक है। उस शहर को कोई नहीं जीत पाता है तो उसमें क्या करते हैं कि ये घोड़े के अंदर घुस करके रात में जाते हैं और घोड़ा वो निर्जीव रहता है। और ट्रॉय शहर के लोगों को लगता है कि ये लोग हार करके चले गए हैं और बदले में हमारे देवता अपोलो के लिए लोग घोड़े का एक मूर्ति बना के गए हुए हैं। बड़ा सा घोड़ा रहता है। उसी घोड़े के अंदर वो छुपे रहते हैं। छुपे रहते हैं, रात में निकल करके वो सारा मारकाट मचा देते हैं। कंप्यूटर में वायरस होता है ट्रोजन हाउस, एक ऐसा प्रोग्राम, वहीं से शब्द उठाया गया है ट्रोजन। ठीक है। घोड़े का नाम होता है। एक ऐसा शत्रु, एक ऐसा कंप्यूटर में आपके प्रोग्राम जो कि आपके सिस्टम को अंदर से खराब करे। देखने में आपको नॉर्मल प्रोग्राम लगेगा, लगेगा नॉर्मल घोड़ा है, नॉर्मल प्रोग्राम है, सिस्टम में रख सकते हैं, बहुत अंटोगत तो आपके सिस्टम का कबाड़ा करेगा। क्या आप लोगों में से अंग्रेजी में किसी ने ये फ्रेज सुना है, एक्लीस हिल? एक्लीस हिल आप लोगों में क्या होता है, इसका मतलब? देखिए कितनी शानदार बात इन्होंने बताई। एक बहुत स्ट्रांग आदमी जिसको यूजुअली आप नहीं हरा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी एक छोटी सी वीकनेस है, जहां पर मारेंगे तो वो मरेगा ही मरेगा। ठीक है। अगर कोई बड़ा नेता है जिसका एज सच आपको देख करके वो बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास उनके किसी घोटाले की सीडी है तो वो उनके एक्लीस हिल का काम करेगा। कोई बड़ा बिजनेसमैन है, उसका अगर कोई आपके पास राज है, आपको देख करके लगेगा इस आदमी को यूजुअली आप बिजनेस में नहीं हरा सकते हैं, लेकिन उसकी वो जो सीडी है आपके पास छोटी सी कमजोरी है, राइट। तो इस चीजों को लिया जाता है एक्लीस हिल। कहानी क्या है वहां पर? एक्लीस सबसे ब्रेव माने जाते थे उस सोसाइटी में। उनकी माँ मानव थी और पिता क्या थे, वो देवता थे। माता से उनके पिताजी जब स्वर्ग जाने लगे, उन्होंने कहा कि अब धरती पे हम बहुत रह लिए हैं, अब हम जा रहे हैं, बताओ तुम्हारे लिए जाते जाते हम क्या कर सकते हैं। माँ बोलती हैं कि जाते जाते मेरे बेटे को अपनी तरह आप अमर कर दो। पिताजी उसको ले जाते हैं एक जगह और अमृत की नदी में बोलते हैं जाओ सामने अमृत का नदी है, उसमें अपने बेटे को डिप करवा दो। डिप करवा दो, तुम्हारा बेटा भी अमर हो जाएगा। लेकिन अब टेक्निकल इश्यू ये है कि छोटे बच्चे को अगर आप किसी नदी में डिप करवाएंगे तो कहीं ना कहीं तो उसको पकड़ेंगे ही। उसकी माँ उसको बस हिल पे पकड़ती है और नदी में उल्टा डुबा देती है। इसका मतलब ये हुआ अमृत का पानी उसके पूरे शरीर में चढ़ा, केवल कहां पे नहीं चढ़ा, हिल पे नहीं चढ़ा। दैट मीन्स बाकी हर जगह पर वो अमर था। अपने यहाँ का दुर्योधन की कहानी आप देख सकते हैं। हर जगह उसको जहां जहां माता गांधारी का उसके ऊपर नजर पड़ी, वहां वहां वो अमर हो गया, बाकी उसकी थाइस पे नहीं पड़ी, वहां पर वो कमजोर था। सेम स्टोरी एप्लीकेबल हियर ऑल्सो। एक्लीस को और कहीं नहीं मारा जा सकता था, केवल कहां मारा जा सकता था, पांव में। मूवी में क्या दिखाते हैं, आखिर में उसको पांव में तीर मार करके मार दिया जाता है, राइट। तो इलियाड और ओडिसी भारत में बोला जाता है रामायण और महाभारत। ये अंग्रेजी यूरोपियन लोग इतने बदमाश लोग होते हैं ना कि ये हमेशा अपनी चीजों से हम लोगों को कंपेयर करते हैं। जैसे भारत का मैकियावेली ये लोग बोलते हैं चाणक्य को, भारत का शेक्सपियर बोलते हैं कालिदास साहेब को, भारत का नेपोलियन बोलते हैं समुद्रगुप्त को। ये तीनों फैक्ट आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में पूछते हैं। भारत का मैकियावेली, चाणक्य,
भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त और भारत का शेक्सपियर कालिदास। नोट डाउन कर लिया? ठीक है, तो एग्जाम में अगर पूछे कि आपको भारत का इलियाड और ओडिसी कौन सी किताबें हैं, तो रामायण और महाभारत हैं। दो और किताबों का नाम हम लिख रखे हैं, शिल्पादिकारम और मणिमेखले। ये दोनों दक्षिण भारतीय ग्रंथ हैं। ठीक है, दक्षिण भारत का इलियाड और ओडिसी बोले तो शिल्पादिकारम और मणिमेखले, इसको भी लिख लीजिए। दक्षिण भारत का इलियाड और ओडिसी, शिल्पादिकारम और मणिमेखले। नोट डाउन कर लिए? अच्छा, अगर दक्षिण भारत का रामायण और महाभारत पूछे तो शिल्पादिकारम और मणिमेखले, उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। दक्षिण भारत का रामायण और महाभारत, शिल्पादिकारम और मणिमेखले। नोट डाउन कर लिए? अगला देखेंगे कि जैसे हिंदुओं का एक इनरिज्ड साहित्य रहा हुआ है, वैसे ही जैनियों और बुद्धिस्टों का भी रहा हुआ है। ठीक है, अगली इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे कि जो इनिशियल बुद्धिस्ट ग्रंथ हैं उनको पाली भाषा में लिखा गया था और ये भाषा मगध क्षेत्र अथवा दक्षिण बिहार में बोला जाता था। ठीक है, हाल फिलहाल में यूपीएससी में एक सब्जेक्ट भी रहा हुआ है ना, पाली भाषा, कि ये पाली लैंग्वेज लेने वालों को खूब मार्क्स मिलते थे। ठीक है, और इसी एक ड्रॉबैक को देख करके यूपीएससी ने हटा दिया, क्योंकि हम सोशियोलॉजी की कॉपी चेक कर रहे होंगे तो मेरे पास 2000 कॉपी आएंगे। ठीक है, हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चेक करेंगे 2000 कॉपी आएंगी, ज्योग्राफी चेक करेंगे, हिस्ट्री चेक करेंगे 2000 कॉपी आएंगी। पाली कोई लेता नहीं था, 20-25 लोग ही लेते थे, और 20-25 लोगों की कॉपी मेरे पास आएगी तो हमको तो पैसा कमाना है ना कॉपी से। एक कॉपी चेक करने का हमको 2-3 हजार रुपया मिलेगा। तो अगर मेरे पास 60 ही कॉपी आ रही है ना, तो क्यों ना हम इनको इतना भर भर के मार्क्स दें कि अगले साल मेरे पास 120 कॉपियां आए। राइट, तो पाली लैंग्वेज में इतना मार्क्स इन लोगों ने देते थे कि अंतोगत्वा यूपीएससी को यहां से आपको विड्रॉ करना पड़ा। ठीक है, एग्जाम में पूछेंगे प्राचीनतम बौद्धिस्ट ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, पाली भाषा में, और कहां पर यह लैंग्वेज चलता था, तो मगध या दक्षिण बिहार में चलता था। इस लाइन को भी मार्क कर लेंगे। अब आप सोच करके देखिए, महाभारत की कहानी अगर आप लोगों ने देखी हुई होगी तो मगध का राजा कौन था उस समय? जरासंध था। ठीक है, यहीं राजगीर चले जाइए तो आपको जरासंध का अखाड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, जरासंध का अखाड़ा देखने को मिलेगा। और जरासंध एक ऐसा व्यक्ति था जो 17 बार भगवान कृष्ण पर आक्रमण किया था। अंतोगत्वा उसी से परेशान होकर के भगवान कृष्ण द्वारिका में अपनी राजधानी बनाते हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत के लोगों को ऐसा माना जाता था ना कि ये आर्यन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं, जो भी आर्यन नियम कानून वैदिक आपको यज्ञ वगैरह उनको फॉलो नहीं करते थे। वहां का राजा कौन सा था? जरासंध था। अब अगर आपको वैदिक कल्चर को दक्षिण भारत में भी प्रमोट करना है तो आपको क्या करना होगा? वहां के राजा को मारना ही मारना होगा। एंड दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि जरासंध को मारा गया। दूसरा रीजन, जरासंध ने 100 से अधिक राजाओं को कैद करके रखा हुआ था। तो एक तो तरीका हुआ युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करना था। राजसूय यज्ञ का मतलब हुआ कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के राजा उसकी अधीनता स्वीकार करें। तो एक तो तरीका हुआ कि एक एक राजा को हराओ आप, 100 राजाओं को पकड़ के। 100 राजाओं को हराने में तो समय भी लगेगा। इससे अच्छा है उस राजा को हराओ जिसने 100 राजाओं को हरा रखा है, तो वो 100 राजा ऑटोमेटिकली आपकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे। ठीक है ना। और दुष्ट व्यक्ति भी था
तो इसलिए जरासंघ को मारा गया। दक्षिण बिहार में ये लैंग्वेज चलता था। और एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो उसमें एग्जैक्ट लाइन क्या लिखा हुआ है कि आर्यन प्रतिमानों के अनुसार दक्षिण बिहार जो था, मगध था, वहां पर आर्यन प्रतिमान चलते नहीं थे, आर्यन रूल्स एंड रेगुलेशन चलते नहीं थे। और इसीलिए अभी भी मूल वैदिक संस्कृति के अनुसार दक्षिण बिहार में या मगध में मरने वालों को बोला गया कि यहाँ किसी को मोक्ष नहीं मिलेगा। ठीक है ना। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि आपको नॉर्थ बिहार के लोग वहां मरना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, श्राद्ध करवाना पसंद करते हैं गया जी में, वो एक अलग बात है। तो मरने के बाद की कहानी। ठीक है, तो हम लोग बस अपने को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तक ये रखते हैं, कॉन्फाइंड रखते हैं। बौद्धिस्ट ग्रंथ लिखे गए हैं पाली भाषा में। पाली लैंग्वेज कहाँ चलता था? मगध में चलता था या दक्षिण बिहार में चलता था। ठीक है, उसको मार्क कर लीजिए। उसके अगले में कहीं यहां पर शब्द जातक कथा लिखा होगा, जातक वर्ड को मार्क कर लीजिए और इसके बारे में लिख लीजिए कि भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों को जातक कथा कहा जाता है। के पूर्व जन्म की कहानियों को देखिए क्या लिखा है कि गौतम, ऐसा विश्वास किया जाता है कि भगवान बुद्ध जन्म लेने के पहले 550 से अधिक पूर्व जन्मों से गुजरे थे। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं जातक कथाएं कहलाती हैं। भगवान बुद्ध के जो पूर्व जन्म है उन्हीं कहानियों को जातक कथा कहा जाता है। अब फिर सवाल यही उठता है कि भगवान बुद्ध तो 550 से ज्यादा जन्म लिए, 550 नाम आप लोग याद रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं ना। खाली यही क्वेश्चन, और पता चला 550 याद कर भी लिए, एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा, 550 नाम याद रखना भी आपका बेकार गया। दो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको एक बार नोट डाउन कर लेंगे। रूरू जातक जो कि हिरण की कहानी है, और महाकपि जातक। भगवान किसी जन्म में बंदर थे भगवान बुद्ध, और किसी जन्म में हिरण थे। रूरू जातक हिरण की कहानी है, और महाकपि जातक भगवान पिछले जन्म में बंदर थे। महाकपि, कपि मतलब बंदर ही होता है। ठीक है, कपि मतलब भी बंदर होता है, हरि मतलब भी बंदर होता है। शायद आप लोगों को कहानी पता होगी। एक बार नारद जी को शादी करने की इच्छा जागी और वो सुंदरता का वरदान लेने के लिए भगवान विष्णु के पास गए, और उन्होंने कहा कि भाई आप दुनिया में सबसे सुंदर हैं, तो वहां स्वयंवर होने वाला है, हमको लड़कियां प्रीफर करें, इसके लिए आप हमको अपने जितना सुंदर बना दीजिए, आप हमको हरिमुख दे दीजिए। और भगवान विष्णु जानबूझ करके बदमाशी के साथ बंदर जैसा चेहरा बना के भेज दिए। हरि मतलब बंदर भी होता है। अब ये शादी में गए अकड़ के साथ, और इन्होंने अपनी शक्ल देखी नहीं थी। अब ये जा करके हर लड़की के सामने बहुत चौड़े होके खड़े होते थे, और हर जगह रिजेक्ट होने के बाद इनको समझ में नहीं आता था कि हमको रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है। अगर भगवान विष्णु को रिजेक्ट किया जा रहा है उतने सुंदर आदमी को, तो भाई दुनिया में और कौन हो सकता है। जब आईने में शक्ल देखे तब उनको पता चला। ठीक है, तो 550 आपको नहीं याद रखना है, रूरू जातक याद रखना है, भगवान बुद्ध पिछले जन्म में हिरण थे। महाकपि जातक याद रखना है, भगवान बुद्ध पिछले जन्म में बंदर थे। बंदरों के कभी राजा थे बुद्ध भगवान, और एक नदी के किनारे उनके बंदरों का कबीला जो है सो कि रहता था, और उन्होंने बोल रखा था अपने बंदरों को कि तुम लोग सारे आम के, और जिस जंगल में रहते थे उसमें आम बड़ा अच्छा अच्छा था, तो उन्होंने बोल रखा था कि सारे तुम लोग बहुत सारा आम वाम खाओ, जैसे रहना है अच्छे से खाओ, लेकिन एक चीज इंश्योर करना कि सबसे पहले तुम आम खा लेना जो भी नदी के किनारे के आपको पेड़ है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि तुम नहीं खाओगे तो आम पक के वो कहाँ गिरेगा? नदी में गिरेगा। नदी में गिरेगा तो बहते बहते कहीं तक पहुंचेगा, आदमियों के पास पहुंचेगा, तो आदमियों के हाथ में अगर आम आया तो उनको समझ में आएगा कि इस जंगल में बड़े अच्छे आम हैं, तब वो क्या करेंगे? इस जंगल में आकर के आक्रमण करेंगे। होता यही है, एक आम राजा तक पहुंचता है और राजा अपनी सेना लेकर के आ जाता है,
अटैक करने के लिए। इस चीज को महाकपि देख लेते हैं और वो बोलते हैं कि एक पुल बनाओ और पुल के थ्रू सारे बंदर तुम लोग भाग जाओ। और पुल में जब रस्सी टूटती है तो महाकपि खुद अपने को रस्सी के तौर पर यूज करते हैं, खुद खड़े रहते हैं उस जगह पर तब तक जब तक कि आखिरी बंदर उस इधर से इधर सेफली नहीं चला जाए, और अंतोगत्वा वो मर जाते हैं और इस चीज को लेकर राजा दुखी होता है। ठीक है ना। तो बस दो आपको जानना है। भगवान बुद्ध कभी रुरु थे, जो कि एक हिरन की कहानी है। ये भी कुछ वैसा ही कहानी है, सोने के इनके सींग थे। एक व्यक्ति लालच करता है, राजा को बता देता है कि उस जंगल में चलेंगे तो जो है सो कि वहां पर एक ऐसा हिरन है जिसके सोने के सींग है, चलिए लेकर के आइए उसको। ठीक है। और फिर उस लालच में राजा आता है, इनको मारने का प्रयास करता है और तब ये दोस्ती करते हैं राजा से। राजा बोलता है तुम तो हमको बड़े अच्छे लग रहे हो, बताओ तुम्हारे लिए क्या करें। तो रूरू जातक बोलते हैं इस आदमी को हम बोले थे कि यार तुम मेरे बारे में किसी को मत बताना, सबसे पहले इसको आप मारो अगर मेरे अच्छे दोस्त हो तो। ठीक है। पीटी में बस इतना ही आपसे पूछेगा। रूरू जातक और महाकपि जातक दो बस जान लीजिए, मोर देन एनफ है। वहीं जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, तो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, उसको मार्क कर लीजिए। और इस चीज को भी मार्क कर लीजिए कि इनको मोस्टली कंपाइल किया गया है ईसा की 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी नामक शहर में। ठीक है। जब जैनियों का चैप्टर हम लोग देखेंगे तो देखेंगे कि दो आपको जैनियों की काउंसिल हुई है, एक पाटलिपुत्रा में हुई है, एक दूसरी इसी वल्लभी में हुई है जो गुजरात में है। और किस लैंग्वेज में लिखी गई हैं चीजें इनकी, तो प्राकृत में। और अंतिम रूप से कहां पर संकलित है, तो वल्लभी नामक जगह पर आपको संकलित है। ठीक है। मार्क कर लिए। तो ये सारी तो धार्मिक चीजें हो गई। रामायण महाभारत हमारे देवताओं की कहानी है। जैसे हमारे लिए आदरणीय भगवान विष्णु भगवान शंकर हैं, ठीक वैसे ही बुद्धिस्ट लोगों के लिए कौन लोग हैं, तो भगवान बुद्ध हैं या महावीर स्वामी हैं। ठीक है। कुछ धर्मेतर साहित्य के बारे में भी आपको नोट डाउन करना है, उसमें नोट डाउन कर लीजिए। एक सबसे अच्छी किताब है पन्नी का अष्टाध्यायी, जो कि व्याकरण की किताब है, इसको नोट डाउन करिए। और पुराने समय में जैसे अभी के पीएचडी लोग होते हैं ना, पीएचडी लोग क्या करते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर कुछ थीसिस लिखते हैं। तो पाणिनि ने लिखा है अष्टाध्यायी, और इसी अष्टाध्यायी को एक्सप्लेन करते हुए एक किताब लिखी गई है महाभाष्य, और महाभाष्य को लिखा है पतंजलि ने। इन दोनों किताबों का नाम नोट डाउन कर लीजिए। पनिनी ने अष्टाध्यायी लिखा है। अष्टाध्यायी किस चीज की पुस्तक है, तो संस्कृत ग्रामर की पुस्तक है। और पतंजलि साहेब ने एक किताब लिखी है महाभाष्य। या तो एग्जाम में ये पूछेंगे कि पतंजलि ने क्या लिखा है, तो महाभाष्य, या ये पूछेंगे कि अष्टाध्यायी नामक किताब के ऊपर सबसे अच्छा कमेंट, सबसे अच्छा टीका किस किताब को माना जाता है, तो वो माना जाता है महाभाष्य, रिटेन बाई ग्रेट इंडियन फिलोसफर पतंजलि। इससे ज्यादा जानना है तो मेरे से ज्यादा सुयोग्य व्यक्ति रामदेव बाबा हैं इस व्यक्ति के बारे में बताने के लिए, इनके बारे में बताने के लिए। ठीक है। नोट डाउन कर लिए। उसके अगले में मार्क करिए, कौटिल्य ने क्या लिखा है, अर्थशास्त्र, और ये टोटल 15 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। 15 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, एग्जाम में ये पूछेंगे। और चूंकि ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, बिहार इनकी कर्मभूमि रहा है, तो इनसे और डिटेल में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अर्थशास्त्र में इन्होंने सप्तांग सिद्धांत की चर्चा की है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन कर लिए।
अर्थशास्त्र किताब लिख, हाँ बताइए। हाँ बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो कुछ और बताएं ही नहीं, बस इतना ही बताएं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र एक हेडिंग दीजिए और उसमें किन किन बातों की चर्चा की गई है। तो इसमें लिखिए, इसमें सप्तांग सिद्धांत बताया गया है। सप्तांग सिद्धांत मतलब हुआ, और चाणक्य के अनुसार किसी भी राज्य के 7 एसेंशियल पार्ट होते हैं, सप्तांग 7 अंग, ठीक है, 7 अंग। ठीक है, चाणक्य के अनुसार आपको किसी भी राज्य के 7 एसेंशियल एस्पेक्ट्स होते हैं, राजा, मंत्री, सेना, प्रजा, मित्र, दुर्ग और कोष। उस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, सातों को। कोई भी अच्छा राज्य एग्जिस्ट करता हो तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए एक अच्छा राजा, इसके अतिरिक्त होना चाहिए आपके पास मंत्री, सुयोग्य मंत्री, राजा के पास सेना होनी चाहिए, प्रजा होनी चाहिए अच्छी जो सही टाइम पर टैक्स वैक्स दे दे, राजा का अच्छा मित्र होना चाहिए, इंडिया के पास इजराइल जैसा दोस्त हो जो कि 1999 के कारगिल वॉर में जब हमारा गोला बारूद कम पड़े तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमको गोला बारूद देने को तैयार हो जाता है। इंडिया रेट वेट पूछता है कि बताओ किस रेट पे गोला बारूद दोगे, इजराइल बोलता है कि जाके मार के पहले पाकिस्तान को धुआं धुआं करिए, रेट वेट हम लोग बाद में निपट लेंगे, ठीक है। रशिया हमारा पुराना मित्र रहा हुआ है, लेकिन 1999 के जो कारगिल वॉर है ना, उसमें अमेरिका नहीं पढ़ना चाह रहा था और रशिया भी चाइना के दबाव में नहीं पड़ना चाह रहा था। उस समय कोई मेक इन इंडिया कैंपेन नहीं था, आत्मनिर्भर भारत कैंपेन नहीं था, सारी चीजें हम लोग बाहर से लेकर के आते थे। एक तो हमारे जवान एडवर्स सिचुएशन में थे, ऊंची ऊंची चोटियों पर उन लोगों ने कब्जा जमाया हुआ था, इसीलिए 2 हम लोग युद्ध जीते, लेकिन हमको जनहानि, हमारे सिपाहियों की हानि थोड़ी ज्यादा उठानी पड़ी है, ठीक है। गोला बारूद कम था, अमेरिका देगा नहीं, रशिया देगा नहीं, वो संभवतः आप ये बोलना चाह रही हैं कि हमारा सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर अभी भी रशिया है, करता कुछ नहीं है, अपने पुराने पुराने जहाजों को रंगाई पुताई करके हम लोगों को दे देता रहा है, ठीक है। और हम लोग बेवकूफ बनते रहे थे। अब देखिए मेकिंग इंडिया के तहत हम लोग अपना, चाहे वो प्रोजेक्ट 15B देख लीजिए, ठीक है ना, वागीर वगैरह तमाम चीजें अब हम लोग अपने यहाँ डेवलप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो किसी भी राजा के पास अच्छे मित्र होने चाहिए, रशिया नो डाउट हमारा सबसे अच्छा फ्रेंड है अभी भी, ठीक है ना। कहानी संभवतः आप लोगों को वो स्टैलिन वाली हम बता ही रखे हैं, क्यों वो इंडिया का अच्छा दोस्त है। अभी हम लोगों ने बात किया था ना कि 9 वेदांतियों में राधा कृष्णन साहेब को भी गिना जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि चाचा नेहरू के समाजवादी होने के कारण हमारा रशिया मित्र था, तो आप गलत सोचते हैं, ठीक है। वहां पर 2 ही नेता बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त हैं, वहां के फादर ऑफ द नेशन बोला जाता है लेनिन को। लेनिन दुनिया का ऐसा पहला व्यक्ति है जिसने मार्क्स की आइडियोलॉजी को किसी देश में इंप्लीमेंट करके दिखाया, ठीक है। और लेनिन के बाद उस देश को संभाला स्टालिन ने। अभी भी देखेंगे कि जेएनयू में लोग अपना अपना नाम चेंज करवा के लेनिन और स्टालिन रख लेते हैं, पता नहीं इनके मतलब वैचारिक पिताजी टाइप से हैं वो लोग, लेनिन और स्टालिन। अरे भाई इंडिया में तो नाम उमेश, रमेश, दुर्गेश ये सब चलता है ना, स्टालिन नाम कहाँ से आप रख सकते हैं, ठीक है। तो कन्हैया कुमार साहब लोगों की ब्रीड है, लाल सलाम वालों की, ठीक है ना। जा करके वहां, और स्टालिन मतलब होता है लोहे के जैसा मजबूत आदमी। उस समय भारतीय डेलीगेट, भारतीय दूतावास में काम करते थे राधा कृष्णन साहब, ठीक है। और स्टालिन की कभी बहुत तबीयत खराब होती है, उसको लगता है कि मेरा विकेट गिरने वाला है, अब हम मरने वरने वाले। तो मरने वाला आदमी कोई इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करके गया हुआ है, तो वो चिंता में होगा या नहीं होगा कि मेरा जो है सो कि इसके बाद इस साम्राज्य का क्या होगा, इतना बड़ा रशिया का साम्राज्य हम खड़ा किए, अब इसके बाद इसको भोगेगा कौन। और इसी हालत में उसकी तबीयत और खराब होती गई। बोलते ना चिंता और चिता में खाली एक तो बिंदी का फर्क होता है, दिन भर आप सोचेंगे कि हम मरने वाले हैं मरने वाले हैं, तो और 4 दिन पहले मरेंगे। यही हालत उसकी थी, बेसुध की हालत में। कभी राधा, अब दूर देशों से फिलोसफर बुलाए गए, उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और उसके पास एक दिन 10 15 20 मिनट के लिए आपको राधा कृष्णन साहब बैठे
और उनको श्रीमद् भगवत गीता का वही ज्ञान उन्होंने दिया जो हमारे हर किराने की दुकान पर टंगा रहता है। आपने देखा है गीता का सार हर किराने की दुकान पर आपको टंगा हुआ दिखेगा। तुम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, आज जो तुम्हारा है वो कल किसी और का था, कल किसी और का हो। यही बातें वो बताते हैं स्टालिन को कि यार क्यों इतना परेशान हो रहे हो, ये तुम ऊपर से इतना बड़ा साम्राज्य लेके आए थे क्या? नहीं। तो जब तुम कुछ लेके नहीं आए, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे, फिर क्या समस्या वाली चीज? ठीक है। फिर स्टालिन पे इन बातों का चमत्कारिक असर होता है और स्टालिन की तबीयत सही हो जाती है। स्टालिन की जब तबीयत सही होती है तो सबसे, अब वो बेसुधी की हालत में रहता था। उसको ये याद नहीं था कि कोई राधा कृष्णन नाम का आदमी आया था। वो बोलता है कि कोई एक आदमी आया था मिलने के लिए, उसी की बातों का चमत्कारिक असर हुआ है, थोड़ा एक बार मिलवाओ तो उससे। राधा कृष्ण साहब जब सामने आते हैं तो दो एथिस्ट लोगों का ग्रुप होता है। ठीक है। ये मार्क्स तो धर्म पे तो यकीन नहीं करता है ना। मार्क्स का स्टेटमेंट है दैट रिलीजन इज लाइक ओपियम टू द मासेस। धर्म आदमी के लिए अफीम के नशे का काम करता है। तो ये लोग किसी के सामने झुकते नहीं है, वो लाल सलाम ऐसे ही थोड़े देते हैं। ठीक है। किसी के सामने झुकते नहीं है। फिर भी स्टालिन झुकता है राधा कृष्ण साहब के सामने और बोलता है आप बड़े शानदार आदमी हो, आप अपने देश के सबसे नॉलेजेबल आदमी हो क्या? राधा कृष्ण साहब बोलते हैं हम अपने देश के टॉप 10,000 नॉलेजेबल लोगों में से भी नहीं आते हैं। तब वो बोलता है कि अच्छा आपके यहाँ सारे लोग इतने अच्छे होते हैं, तो आपकी मदद, तो आप मेरा जान बचाएं तो आपकी मदद तो हम करेंगे ही करेंगे। और तब वहां से पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना और तमाम पंचवर्षीय योजनाओं के लिए आपको सारा मदद, चाहे वो टेक्निकल मदद हो डैम्स वगैरह बनाने के लिए या अन्य आर्थिक सहायता हो या सैन्य सहायता हो, रसिया देना शुरू करता है। तो क्रेडिट था ये राधा कृष्णन साहब का भुना लिया जाता है आपको किसके द्वारा? तो माननीय चाचा नेहरू के द्वारा। ठीक है। सप्तांग सिद्धांत आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। इसके अतिरिक्त नोट डाउन करेंगे कि अर्थशास्त्र में चाणक्य बात करता है उपधा परीक्षण की। उपधा परीक्षण मतलब चाणक्य बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को, ऐसा नोट डाउन भी कर सकते हैं चाहे तो, नोट डाउन ही कर लीजिए, किसी भी व्यक्ति को मंत्री पद देने के पहले उसका चारित्रिक परीक्षण, आप किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाने के पहले ये इंश्योर करो कि जितने भी आपको चारित्र, एक अच्छे कैरेक्टर की निशानियां हैं उसमें है कि नहीं। उसको एक बार ब्राइब करके देखो, देखो कि कहीं वो ब्राइब तो नहीं ले रहा है। ठीक है ना। तो इन सारी चीजों की चर्चा उपधा परीक्षण के अंतर्गत चाणक्य करता है। एक बार उसको ब्राइब करके देखो, देखो एक बार उसको दारू पिला के, कहीं ऐसा तो नहीं होता है ना कि वो सारा राज्य का जितना भी कच्चा चिट्ठा है किसी शत्रु के सामने उगल देता है। ठीक है ना। उस समय विष कन्याओं का भी कॉन्सेप्ट चलता था, तो आप देखो कि किसी अन्य महिला को वो कैसे ट्रीट करता है। ठीक है ना। ऐसा ना हो कि कभी उसको कोई विष कन्या मिले और उसको मार भी दे, उससे सारा राजवाज भी उगलवा ले। ठीक है। ये चीज नोट डाउन करेंगे। उपधा परीक्षण एग्जाम में पूछा जा सकता है, सप्तांग सिद्धांत पूछा जा सकता है और षडगुण नीति पूछा जा सकता है। ये तीनों कॉन्सेप्ट कहां से दिए गए हैं? तो अर्थशास्त्र में दिए गए हैं। अंग्रेजी में इसको 6-फोल्ड पॉलिसी कहते हैं। नहीं तो अंग्रेजी में लिखना है तो 6-फोल्ड पॉलिसी लिख सकते। षडगुण नीति के बारे में नोट डाउन करिएगा कि चाणक्य के अनुसार राजा विज्जु गिस्सु प्रवृत्ति का होना चाहिए। विज्जी गिस्सु प्रवृत्ति का होना चाहिए। और विज्जी गिस्सु का शाब्दिक अर्थ होता है अपने साम्राज्य विस्तार की इच्छा रखने वाला।
अपने साम्राज्य विस्तार की इच्छा रखने वाला। चाणक्य बोलता है कि किसी भी राजा को शांति से बैठना ही नहीं चाहिए, यही दिमाग लगाते रहना चाहिए कि बगल वाला किस राज्य को कैसे हड़पा जाए। ठीक है, इसीलिए चाणक्य को बोला जाता है कि पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में कहीं ना कहीं वो अनइथिकल मीन्स को भी बढ़ावा देता है, अनैतिकता को भी बढ़ावा देता है। आप बोल ही रहे हैं कि राजा जो है सो कि आपका कैसा कैरेक्टर का होना चाहिए कि वो हमेशा दूसरों के राज्य को हड़पने वाला। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मोदी जी को नेपाल और भूटान पे तुरंत कब्जा कर लेना चाहिए। चाणक्य बोलता है दो पड़ोसी देश कभी दोस्त हो ही नहीं सकते हैं, तो कनाडा और अमेरिका को अभी के अभी लड़ लेना चाहिए कि हम लोग पड़ोसी हैं बट हमारे रिलेशंस बिटर ही होने चाहिए। इसकी डिटेलिंग वगैरह नहीं पूछेंगे, वो षडगुण नीति की डिटेलिंग वगैरह नहीं पूछेंगे। बहुत सारी चीजें इसमें कही गई हैं, जैसे अगर आपसे कोई कमजोर राजा है तो उसके राजा मतलब राजा से वो एक्सपेक्ट करता है कि इन 6 कामों में से कोई एक काम आप इसमें करिए, आईआर के क्षेत्र में करिए। आपसे कमजोर राजा है तो तुरंत उसको हरा के उसका राज्य का क्या करिए कि अधिग्रहण कर लीजिए। ठीक है, अगर कोई आपसे स्ट्रांग राजा है जो आपसे लड़ने आ रहा है तो आप उसके जैसे किसी और स्ट्रांग राजा की शरण में चले जाइए। जैसे 1971 में यूएसए ने, चूंकि 1950 से ही यूएसए हम लोगों के ऊपर डोरे डाल रहा था और चाचा नेहरू चूंकि समाजवादी विचारधारा के थे तो इसीलिए उन्होंने घास नहीं डाला, यूएसएसआर के पक्ष में हम लोग गए। तो आप भाई 15-20 साल अगर किसी को इंडोर्स कर रहे हैं, अंतोगत तो आपका पेशेंस भी खत्म होगा ना। ये पक्ष तो मेरे से नहीं फंस रहा है, अगले पक्ष को फंसा करके देखते हैं। तो 1971 में यूएसए क्या हुआ, कंप्लीटली पाकिस्तान के पीछे खड़ा हो गया। और ये वही यूएसए है जो हम लोगों को चाइना से बचाया भी था 1962 के वॉर में। चाइना अपने से अपनी जगह पर वापस थोड़े चला गया, यूएसए ने धमकी दिया कि भाई तुम लोग इंडिया को छोड़ो नहीं तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे। लेकिन अब उनका पेशेंस भी जवाब दे गया, इसीलिए 1971 में वो पाकिस्तान के पीछे खड़े। इंदिरा गांधी को समझ में नहीं आया कि भाई अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कैसे लड़े, और तब जाकर के इसी षडगुण नीति के अंतर्गत अभी हम क्या बात किए कि चाणक्य सिखाया कि कोई आपसे प्रबल शत्रु है तो आप उस शत्रु के शत्रु से जाकर के मित्रता करिए। और इंदिरा गांधी जी तुरंत रशिया भाग करके 1971 का इंडिया यूएसएसआर फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करती हैं और उसका पहला क्लॉज ही होता है कि भारत और यूएसएसआर अभिन्न मित्र हैं और इनमें से किसी एक पर भी हमला किया गया तो दूसरे देश के ऊपर यह स्वतः हमला माना जाएगा। तो आप इंडिया पे आक्रमण नहीं कर रहे हो, आप यूएसएसआर पे आक्रमण कर रहे हो। और यूएसएसआर भी क्या था, परमाणु शक्ति संपन्न देश था, उनके साथ आप लगोगे नहीं, राइट। और इस एक फर्स्ट क्लॉज के सहारे ही अमेरिका भी फिर हट गया। प्लस अमेरिका इंडिया के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में बोलता है, प्रस्ताव लाएंगे कि इंडिया क्या कर रहा है कि पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। और रशिया हम लोग को एश्योर करता है कि अरे यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में हम वीटो लगाएंगे। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं। वीटो मतलब हुआ कि पांचों के पांचों, जब तक स्कोर 5-0 सेटल नहीं होगा तब तक किसी इशू के ऊपर कोई सा भी कोर्स ऑफ एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई कार्यवाही नहीं होगी। 4-1 भी हुआ तो उस चीज को वैलिड नहीं माना जाएगा। तो रशिया हमारे लिए खड़ा हो गया कि इंडिया कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है, वो अपने बस टीरेन को, अपनी भूमि को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहां तक की चीजें हम लोगों ने देखी, बाकी चीजें हम लोग अगले दिन देख रहे होंगे। ठीक है।